V14 अध्याय 131 फटा हुआ आकाश। लिन युआन ने सदस्यों की बातचीत को देखा तो उसने पाया कि टीम के बीच वाकई बहुत बढ़िया रिश्ता था। इस दौरान लिन युआन को अभी भी याद है कि कैसे लू पिंगरू ने उससे चुपके से कहा था, शिन यंग और झांग शियाओबाई असल में एक कपल हैं। लिन युआन वास्तव में हैरान था। किसी भी तरह का प्यार देखने का कोई तरीका नहीं था क्योंकि यह यातना और उत्पीड़न के अलावा कुछ भी नहीं था। शिन यंग और झांग शियाओबाई के बीच का रिश्ता बस शिन यंग द्वारा झांग शियाओबाई को प्रताड़ित करना था। भोजन जल्दी से परोसा गया और लिन युआन ने बस अपना मुखौटा उतार दिया। आखिरकार मुखौटा हटाए बिना भोजन खाने का कोई तरीका नहीं था। जब लिन युआन ने मुखौटा हटाया तो जीनियस ने तुरंत अपने टूल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट को रद्द कर दिया और दो पूंछ वाली सफ़ेद बिल्ली में बदल गया। जीनियस लिन युआन की बाहों में सिमट गया और 2 बार म्याऊं करके नर्म आवाज़ में बोला, युआन, मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ। जीनियस की नर्म आवाज़ स्पष्ट रूप से थोड़ी रोती हुई थी। जब लिन युआन ने उस रोती हुई आवाज़ को सुना तो वह समझ गया कि जीनियस थोड़ा गुस्सा दिखा रहा है। जब से लिन युआन ने इन 2 महीनों के दौरान चिमी, जीनियस, ब्लैकी और ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई को लीजेंड गुणवत्ता में बढ़ाया था, तब से वह जैस्मीन लिली को बढ़ा रहा था और फैंटेसी नस्ल जैस्मीन लिली को कांस्य एक्स से सिल्वर में विकसित कर रहा था। लेकिन ये 2 महीने वाकई इतने व्यस्त थे कि लिन युआन के सोने का समय ज़बरदस्ती बनाना पड़ा। जीनियस देख पा रहा था कि इस समयावधि में लिन युआन कितना मेहनती था, इसलिए उसने लिन युआन को परेशान नहीं किया और चुपचाप उसके साथ रहा। जब लिन युआन एक परी को बढ़ा रहा था तो जीनियस लिन युआन के बगल में खड़ा था और चुपचाप अपनी 2 छोटी पूंछ हिला रहा था। लिन युआन जिस तरह से हर दिन जीनियस के साथ खेलने के लिए समय निकालता था, उसकी तुलना में ये समय वास्तव में जीनियस के लिए एक कष्टकारी समय था। जैसे ही लिन युआन कटोरा लेकर जीनियस से कुछ खाना लेने जा रहा था, उसने जल्दी से अपने छोटे पंजे का इस्तेमाल करके लिन युआन के चेहरे पर धक्का दिया और फिर धीमी आवाज़ में बोलना जारी रखा, नहीं, जीनियस चाहता है कि युआन मुझे व्यक्तिगत रूप से खिलाए, अन्यथा मैं नहीं खाऊंगा। लिन युआन मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि हर बार जब जीनियस गुस्सा करता था तो वह आत्मसमर्पण करने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। जब लिन युआन ने जीनियस के लिए ब्रेस्ड मांस का एक टुकड़ा लेने के लिए अपने चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया तो उसने देखा कि एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के 4 सदस्य उसे देख रहे थे। वास्तव में जब लिन युआन ने अपना मुखौटा उतारा तो उसके 4 साथी पहले से ही सचेत होकर उसे देख रहे थे। गिल्ड एलायंस में एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के 4 सदस्यों ने लिन युआन के मुखौटा पहनने पर ज्यादा नहीं सोचा। अब जब वे टीम के साथी के रूप में बाहर थे तो वे स्वाभाविक रूप से लिन युआन के मुखौटे के पीछे के चेहरे के बारे में उत्सुक थे। जिस क्षण लिन युआन ने अपना मुखौटा हटाया, इसने चारों साथियों को यह आभास दिया कि लिन युआन एक धूप और साफ सुथरा युवा था। हालांकि जब लिन युआन ने जीनियस को देखकर मुस्कुराया तो चारों साथियों को लगा कि यह वास्तव में लुभावनी थी। जब लिन युआन ने अपने 4 साथियों को अचंभित चेहरों के साथ उसे देखते हुए देखा तो वह अचानक हंस पड़ा। क्या तुम मुझे अपना मुखौटा उतारने के बाद नहीं पहचानते? झांग शियाओबाई ने कुछ अजीब सी चीखें निकाली और फिर लिन युआन को गौर से देखा। फिर उसने तान रान को देखा और फिर प्लेट पर अपना प्रतिबिंब देखा। फिर उसने गंभीर चेहरे के साथ कहा, ठीक है, फिर मैं मानता हूं कि लिन युआन सबसे सुंदर है, लेकिन मैं दूसरे स्थान पर हूं और तान रान तीसरे स्थान पर है। लू पिंगरू ने बेरहमी से अपनी आंखें घुमाईं। जैसा कि अपेक्षित था, झांग शियाओबाई गंभीर दिख सकता था, लेकिन उसने जो शब्द बोले वे निश्चित रूप से गंभीर नहीं थे। शिन यंग को अपनी मुट्ठी में खुजली महसूस हुई और उसने एक रोटी उठाकर झांग शियाओबाई के मुंह में ठूंस दी। जल्दी करो और रोटी खाओ, मैं देखना चाहती हूं कि क्या ये रोटी तुम्हारा मुंह बंद कर सकती है। चारों टीम के साथी लिन युआन के रूप रंग को देखकर दंग रह गए, लेकिन जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाया वह थी लिन युआन की उम्र। इससे पहले शिन यंग ने लिन युआन के शरीर से एक युवा की आभा को महसूस किया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में इतना युवा होगा। टैन रैन का चेहरा भले ही बच्चे जैसा हो और वह युवा दिखता हो, लेकिन वह पहले से ही 22 साल का था। हालांकि लिन युआन एक सच्चा युवा था। इसके अलावा ये युवा अपने फे को बुलाए बिना सिल्वर हीलिंग क्षमता जारी करने में सक्षम था और इतनी कम उम्र में क्रिएशन मास्टर बनना दिखाता है कि उसकी प्रतिभा कितनी महान थी। भोजन की शुरुआत से ही तान रान जीनियस को सिर झुकाकर देख रहा था। जीनियस अपने छोटे पंजों का इस्तेमाल करके लिन युआन द्वारा खिलाए गए मांस को खा रहा था। जब जीनियस ने तान रान को उसे देखते हुए देखा तो जीनियस ने जल्दी से अपने पंजों में मांस खाया और फिर उसके छोटे पंजों को चाटा। जीनियस ने तान रान पर कुछ नज़र डाली और महसूस किया कि वह अभी भी सबसे प्यारा था। फिर वह लिन युआन की बाहों में झपटा और दुलारने का अनुरोध किया। तान रैन लिन युआन को अत्यधिक ईर्ष्या से देख रहा था और उसने उदास स्वर में कहा, बिल्लियां सबसे प्यारी होती हैं, लेकिन मेरी परिसंगतता में कोई भी प्यारापन क्यों नहीं है? जब झांग शियाओबाई ने तान रान की बातें सुनी तो उसके मुंह में रोटी लगभग घुट गई।
तानरान की फी अनुकूलता को याद करते हुए झांग शियाओबाई ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। आपकी परी अनुकूलता सिर्फ सुंदरता से ही नहीं बल्कि इससे भी अधिक है। खाना जल्दी खत्म हो गया और मेज़ पर हुई अनौपचारिक बातचीत ने उन्हें और करीब ला दिया था। लिन युआन अब एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के 4 सदस्यों से ज़्यादा परिचित हो गया था। वे सभी युवा थे और उनकी रुचियां एक जैसी थीं। वे भले ही करीबी दोस्त न हों, लेकिन वे आसानी से नियमित दोस्त बन गए। अंतहीन जंगल का चरम उत्तर कड़ाके की ठंड की भूमि थी और चरम दक्षिण कीचड़ भरे दलदल थे। इसलिए अंतहीन जंगल बेहद विस्तृत था। पेड़ों का एक बड़ा टुकड़ा सभी से जुड़ा हुआ था, जो जंगली परियों के लिए एक स्वर्ग बनाता था। अंतहीन जंगल रेडियंस फेडरेशन के 13 प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ था और वे अंतहीन जंगल की सीमाओं पर थे। वर्तमान में लिन युआन और एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के सदस्य रॉयल कैपिटल के सबसे नज़दीक स्थित आरोही ड्रैगन सिटी की ओर बढ़ रहे थे। आरोही ड्रैगन सिटी की सीमा पर मिलस्टोन टाउन था। यह जेड यूनिकॉर्न आइस स्नैक के निवास स्थान के सबसे करीब था, जहां एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के सदस्य जाना चाहते थे। इसलिए मिलस्टोन टाउन से प्रस्थान करना सबसे उपयुक्त था। मिलस्टोन टाउन आरोही ड्रैगन सिटी के प्रभाव में आने वाला एक शहर हो सकता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद लिन युआन को एहसास हुआ कि यह ज़िया क्षेत्र के आकार का 1/3 भी नहीं था। इसके अलावा मिलस्टोन टाउन आरोही ड्रैगन सिटी और अन्य क्षेत्रों से काफ़ी दूर था। यहाँ तक कि एक कांस्य उड़ने वाले परी को भी इतनी दूरी तय करने में काफ़ी समय लगेगा। ये स्थिति वास्तव में मिलस्टोन टाउन के गठन के कारण थी। शुरुआत में मिलस्टोन टाउन एक ऐसी जगह थी जहाँ कई व्यापारी सामान बेचते थे, क्योंकि यह अंतहीन जंगल की सीमा पर था। ये धीरे धीरे एक स्थिर सभा स्थल में बदल गया था और दर्जनों वर्षों के विकास के बाद कई साहसी लोग यहाँ रहने लगे, जिससे धीरे धीरे मिलस्टोन टाउन बन गया। मिलस्टोन टाउन एक साहसिक शहर की तरह था जो अंतहीन जंगल और आरोही ड्रैगन सिटी की सीमा पर स्थित था। लिन युआन मिलस्टोन टाउन की सड़क पर खड़ा था और शहर को देख रहा था, जो डूबते सूरज की वजह से बहुत साफ नहीं था। सभी चीख पुकार और चिल्लाहट और साहसी लोगों के बीच बातचीत सुनने के बाद लिन युआन खुद को विलाप करने से नहीं रोक सका। यहाँ तक कि दूरदराज के पहाड़ों और नदियों में भी इंसानों के निशान अभी भी मिल सकते हैं। लिन युआन और उसके 4 साथी कुछ सामान खरीदने के लिए मुख्य सड़क पर चल रहे थे। हालांकि इस शांतिपूर्ण समय की पृष्ठभूमि में लिन युआन के समूह सहित मिलस्टोन टाउन के लोगों में से किसी को भी पता नहीं था कि क्षितिज पर एक दरार दिखाई दी थी। दरार के पीछे एक छिपी हुई गहरी लाल लहर थी। ऋतु के दौरान आकाश गर्मियों की तुलना में बहुत तेजी से काला हो जाता था। आरोही ड्रैगन सिटी रेडबर्ड सिटी की तरह नहीं थी, जहां सभी 4 मौसम उदास बारिश से भरे होते थे और शरद ऋतु के दौरान भी उमस भरी होती थी। लेकिन आरोही ड्रैगन सिटी की शरद ऋतु के लिए ठंडी हवाएं बेहद आरामदायक होती थीं, लेकिन लंबे समय तक चलने के बाद व्यक्ति को अपने शरीर के भीतर ठंड महसूस होती थी। यह विशेष रूप से रात में ऐसा होता था जब रात में मिलस्टोन टाउन में हवाएं चलती थीं। हर कोई अनजाने में चाहता था कि उसके पास कपड़ों की एक अतिरिक्त परत हो। मिलस्टोन टाउन की सड़कों पर लगे दिए जल रहे थे और रोशनी की रोशनी में दुकानें दिन के समय से भी ज्यादा चहल पहल से भरी हुई लग रही थीं। ठंड के कारण कोई असर नहीं दिख रहा था। खाने पीने की सभी तरह की दुकानें और फलों की दुकानें खुल गई थीं और उनका कारोबार खूब फल फूल रहा था। सड़कों पर चलते समय बारबेक्यू की कटार की खुशबू बहुत ही प्रमुख थी और यह वह सुगंध थी जिसने हर किसी के पेट के अंदर के लालची कीड़े को लुभाया। फलों की ताजगी भरी मिठास भी किसी व्यक्ति के मूड को बेहतर बनाने में सक्षम थी। शिन यंग ने आसमान की ओर देखा और कहा, चलो आज रात मिलस्टोन टाउन में रुकते हैं। पिंगरू और मैं इस मिशन के लिए रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें तैयार करेंगे। तानरान जाकर एक गेस्ट हाउस में कमरे बुक कर लेगा। शिन यंग ने झांग शियाओबाई को देखकर भौहें सिकुड़ी और कहा, झांग शियाओबाई, तुम खरीदोगे? भूल जाओ झांग शियाओबाई, तुम अपनी मर्जी से घूम सकती हो। फिर उसने लिन युआन की ओर देखा और कहा, लिन युआन, तुम भी अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी कर सकती हो। हम 1 घंटे में यहाँ वापस आएंगे और तान रैन द्वारा खोजे गए गेस्ट हाउस में मिलेंगे। हम कल सुबह प्रस्थान करेंगे। ये स्पष्ट था कि शिन यंग का मिलस्टोन टाउन में ये पहला दौरा नहीं था और वह इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। सभी के लिए यात्रा कार्यक्रम तय करने के लिए बस कुछ निर्देश ही काफ़ी थे। जब झांग शियाओबाई ने सुना कि उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन अचानक उसकी प्रतिक्रिया बदल गई। क्या पिछली बार दैनिक ज़रूरत की चीज़ें खरीदते समय मुझे शामिल नहीं किया गया था? इस बार मेरी ज़रूरत क्यों नहीं है? शिन यंग, क्या तुम मुझे टाल रही हो? झांग शियाओबाई ने शिन यंग की ओर धार्मिक भाव से देखा, इससे पहले कि वह तुरंत शिन यंग की भारी मुट्ठी को झेल ले। लू पिंगरू ने आंखें घुमाईं। झांग शियाओबाई, जब पिछली बार तुम्हें रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए कहा गया था, तो तुमने क्या खरीदा था? तुमने 50 भुने हुए मुर्गे खरीदे और कुछ भी नहीं लेकर वापस आए। तुमने बड़ी बहन यंग को लगभग मौत के घाट उतार दिया। इस बार बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी बनो और कुछ बारबेक्यू खाओ। जब तक तुम परेशानी पैदा नहीं करोगी, तब तक ये काफ़ी है।
झांग शियाओबाई ने अपना पेट पकड़ लिया, कुछ हद तक इसलिए क्योंकि उसे दर्द हो रहा था क्योंकि शिनयंग ने उसे मुक्का मारा था, कुछ हद तक इसलिए क्योंकि लू पिंडू ने जो कहा उससे उसे गलत महसूस हो रहा था। हालांकि जब उसने सुना कि वह कुछ बारबेक्यू खा सकता है तो उसने तुरंत खुशी से पफा कहा। ये देखकर कि शिनयंग बेचैन हो रही थी, झांग शियाओबाई ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, मैं इस बार शरारत नहीं करने वाला। लिन युआन और एक्सट्रीम गिल्ड क्लब की चौकड़ी अलग होने लगी। जैसे ही लिन युआन एक यादृच्छिक स्टॉल खोजने की तैयारी कर रहा था, झांग शियाओबाई ने उसे एक तरफ खींच लिया और एक गुप्त आवाज में कहा, लिन युआन, क्या तुम मेरे साथ बारबेक्यू खाना चाहते हो? वह स्टॉल बहुत अच्छा है। झांग शियाओबाई ने फिर एक जगह की ओर इशारा किया जो उसके पीछे ज्यादा दूर नहीं थी। लिन युआन को अभी भूख नहीं लगी थी। उसने बारबेक्यू स्टॉल और उसके बगल में लगे फलों के स्टॉल पर नजर डाली और कहा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। तुम जा सकते हो, मैं यहाँ कुछ फल खरीद लूंगा। झांग शियाओबाई ने लिन युआन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तो बस 10 मिनट यहीं रुको, मैं बारबेक्यू खरीदने के बाद आकर तुम्हें ढूंढूंगा। बोलने के बाद झांग शियाओबाई बारबेक्यू स्टॉल की ओर दौड़ने लगा और गर्दन तानकर चिल्लाया, बॉस, मुझे 30 किडनी स्क्यूअर दे दो, मुझे वे बहुत मसालेदार चाहिए। लिन युआन ने पहले से ही अपनी आपूर्ति तैयार कर रखी थी क्योंकि किसी साहसिक कार्य के लिए आपूर्ति का स्टॉक करना बहुत जरूरी था। चूंकि लिन युआन ने बाहर निकलने का फैसला किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सभी परिस्थितियों के लिए पूरी तरह से तैयार था। चंद्र महारानी ने लिन युआन को 2 डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स दिए थे। पत्ती के आकार के फिश स्टोरेज बॉक्स में सभी प्रकार के आयामी जीवन रूपों का मांस था, इसलिए लिन युआन ने उन्हें नहीं छुआ। चेंगवू के गहरे भूरे रंग के बीटल के आकार के फिश स्टोरेज बॉक्स के लिए लिन युआन ने रेडियंस डॉलर को व्यवस्थित किया था जो अंदर की आधी जगह ले रहा था और एक कोने को खाली कर दिया था। उस कोने का उपयोग भूख को कम करने के लिए बड़ी मात्रा में पानी और कुछ सुविधाजनक भोजन को स्टोर करने के लिए किया जाता था। जंगल में रोमांचकारी यात्रा के दौरान भोजन की कमी को जंगली परी को मारकर और आग जलाकर सरल बारबेक्यू बनाकर हल किया जा सकता था। हालांकि जंगल में पानी के बिना जीवित रहना कठिन था। अनुभवी साहसी लोगों को पता होगा कि जंगल में पानी को लापरवाही से नहीं पीना चाहिए जब तक कि वह जीवित मछलियों वाला कोई बड़ा जलाशय या पहाड़ का झरना न हो। अन्यथा लापरवाही से पानी पीने से दस्त, बुखार या यहाँ तक कि जहर भी हो सकता है। ऐसी स्थितियां परी के हमले से भी ज्यादा घातक हो सकती हैं। लिन युआन 2 कदम आगे बढ़कर बगल की दुकान पर गया। उसने देखा कि सारे फल बहुत ताज़े थे, इसलिए उसे डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स में कुछ फल रखने का विचार आया। जैसे ही लिन युआन फल चुन रहा था, उसने एक अधेड़ उम्र की महिला की आवाज़ सुनी, अच्छा बच्चा, जल्दी से एक चीनी मूर्ति एक उठाओ और बूढ़े चाचा से उसे बनाने में मदद करो। लिन युआन ने बगल में मिठाई बेचने वाले स्टॉल की तरफ देखा। वे चीनी की मूर्तियां और कॉटन कैंडी बेच रहे थे। महिला द्वारा गोद में उठाए जा रहे छोटे लड़के ने चीनी की मूर्तियां बना रहे बूढ़े आदमी से शर्माते हुए पूछा, बूढ़े चाचा, मैं एक मीठी चीनी की मूर्ति चाहता हूँ। क्या आप मेरे लिए एक मोटी पीली बत्तख बना सकते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, ये बूढ़ा चाचा मोटी पीली बत्तखें बनाने में सबसे अच्छा है। मैं जल्दी से तुम्हारे लिए एक बना दूंगा। बूढ़े आदमी ने कुशलता से मुट्ठी भर माल चीनी ली और कुछ ही देर में एक प्यारी और मोटी पीली बत्तख तैयार हो गई। फिर उसने उस पर थोड़ी चीनी की परत लगाई जिससे मोटी पीली बत्तख में जान आ गई। छोटे लड़के ने मोटी पीली बत्तख को उत्साह के साथ ग्रहण किया और खुशी से मुस्कुराया, मानो उसकी आंखों में तारे हों। जैसे ही महिला छोटे लड़के को गोद में लेकर जाने वाली थी, तब छोटे लड़के ने मासूमियत भरे स्वर में कहा, मम्मी मम्मी, मुझे कॉटन कैंडी चाहिए। महिला ने असहायता से छोटे लड़के के गाल पर चुटकी काटी और चीनी की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे हाथ में अभी चीनी की मूर्ति खत्म नहीं हुई है। तुम कपास की कैंडी भी क्यों चाहते हो? छोटा लड़का बहुत जिद कर रहा था और उसने तुरंत महिला के गाल पर चूमा। अपने बच्चे से चूमने के बाद महिला तुरंत मुस्कुराई और तुरंत कॉटन कैंडी के पैसे चुका दिए। कॉटन कैंडी बनाना बहुत आसान था और बूढ़े आदमी को एक विशाल कॉटन कैंडी बॉल बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगे, जो एक सफ़ेद कंबल की तरह थी। छोटे लड़के ने कपास की कैंडी प्राप्त की और मोटी पीली बत्तख से कहा, बत्तख, कपास की कैंडी को अपने कंबल के रूप में इस्तेमाल करने से आपको रात में ठंड नहीं लगेगी। बच्चे के शब्द मासूमियत से भरे थे और यह संभव था कि इस चीनी मूर्ति बत्तख को सर्दियों के दौरान भी कपास कैंडी कंबल में ठंड नहीं लगेगी। लिन युआन ने फलों को बीटल के आकार के फिश स्टोरेज बॉक्स में स्टोर करने के बाद आसमान एक टूटे हुए दर्पण की तरह दिखाई दिया क्योंकि टूटे हुए रात के आसमान से एक गहरे लाल रंग की चमक बाहर निकल रही थी। एक विकृति ऊर्जा तरंग थी जिसने रात के आसमान में एक बड़ा अंतर खोल दिया। जल्द ही गहरे लाल रंग की ऊर्जा से आसमान में एक दरार बन गई। जैसे ही दरार बनी, बड़ी मात्रा में विदेशी कीड़े तुरंत दरार से बाहर निकल आए। वास्तव में इसे शुगर पीपल कहा जाता है और ये 3 आयामी आकृतियां बनाने के लिए गर्म तरल चीनी का उपयोग करके लोक कला का एक पारंपरिक चीनी रूप है। यह मुक्का काफी मजबूत है।
अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियोज। जब लिन युआन ने इस अजीब ऊर्जा दरार को देखा तो उसे लगा कि उसका मस्तिष्क फट जाएगा। उसने जिया क्षेत्र में भी इस अजीब ऊर्जा दरार को देखा था। क्या यह एक आयामी दरार नहीं थी? विदेशी कीड़े इस खुले आयामी दरार से बाहर की ओर भागे और सभी प्रकार के विदेशी कीड़े टुकड़ों में गिरने से पहले आकाश से गिरे। लेकिन जैसे जैसे विदेशी कीटों की लाशों की परत दर परत बिछती गई और कीटों की लाशों की एक मोटी परत बन गई, तब उन पर गिरे नए विदेशी कीटों में से कोई हताहत नहीं हुआ। जल्द ही रात में अचानक आयामी दरार के नीचे विदेशी कीड़ों का एक समुद्र इकट्ठा हो गया। सभी तरह के विदेशी कीड़े एक साथ चिल्लाने लगे, जिससे कीड़ों की कान फाड़ने वाली और अव्यवस्थित आवाज़ पैदा हो गई। फिर ये विदेशी कीड़े अपने बलि दिए गए साथियों के मांस को अपने नीचे खा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। अंतहीन जंगल की सीमा पर अचानक आयामी दरार व्यापक रूप से खुल गई थी और कीड़ों का समुद्र मिलस्टोन टाउन से केवल 2 या 3 मीटर की दूरी पर इकट्ठा हो गया था। ये लगभग मिलस्टोन टाउन के द्वार पर खुलने वाली आयामी दरार के समान था। रात्रि के आकाश में अचानक खुली इस आयामी दरार ने अपने भयानक पंजे और दांत दिखा दिए, ठीक वैसे ही जैसे कोई शैतान लोगों को निगलने के लिए चुनता है। मिलस्टोन टाउन, जो इस अचानक परिवर्तन से सीधे जुड़ा था, घबरा गया। उस समय झांग शियाओबाई उसकी तरफ दौड़ा। उसके हाथ में 30 किडनी की कटारें थीं, जिन्हें एक हाथ में पकड़ना संभव नहीं था, इसलिए उसने दोनों हाथों में 15-15 किडनी की कटारें पकड़ लीं। झांग शियाओबाई को मिलस्टोन टाउन के किडनी स्क्यूअर खाने का अनुभव हो सकता है। वे 30 किडनी स्क्यूअर उसकी भूख को संतुष्ट कर सकते हैं। वह बहुत गंभीर भाव से लिन युआन के पास दौड़ा, उसके हाथों में किडनी की कटारें देखीं और उन्हें जमीन पर फेंक दिया। लिन युआन, हम पहले वाले स्थान पर इकट्ठा होंगे। घटनाओं के इतने बड़े बदलाव के साथ उन्हें तुरंत भाग जाना चाहिए था। झांग शियाओबाई शायद ही कभी इतने गंभीर दिखे हों। उन्होंने लिन युआन को देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन अंत में ऐसा नहीं कर पाए। इसके बजाय उन्होंने केवल लिन युआन के कंधे को थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। लिन युआन और झांग शियाओबाई उस स्थान की ओर दौड़े जिस पर पहले से शिनयंग, लू पिनरू और तान रैन के साथ सहमति बनी थी। स्थान पर पहुंचने के बाद लिन युआन ने शिनयंग और लू पिनरू को बदसूरत और चिंतित भाव के साथ वहां खड़े पाया। जब शिनयंग ने लिन युआन और झांग शियाओबाई को देखा तो वह चिल्लाए, अव्यवस्थित कीट ध्वनियों के आधार पर यह खुला आयामी दरार निश्चित रूप से विदेशी कीटों वाले आयाम से जुड़ा हुआ है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह क्लास 1 कीट आयामी दरार है या शिखर क्लास 1 कीट आयामी दरार है। लिन युआन ने इस पहलू पर भी काफ़ी शोध किया था। अगर एलियन कीटों का आयाम वर्ग 2 तक पहुंच गया तो एलियन कीटों की आवाज़ से ही इतनी निकटता में लोगों को चक्कर आ सकता है और उनकी दृष्टि धुंधली हो सकती है। इसलिए ये खुला हुआ विदेशी कीट आयामी दरार केवल वर्ग 1 का हो सकता है। हालांकि एक साधारण वर्ग 1 विदेशी कीट आयामी दरार और एक शिखर वर्ग 1 आयामी दरार के बीच एक बड़ा अंतर था। उसी समय तान रान हांफते हुए उनकी तरफ दौड़ा। 5 सदस्यों वाली टीम आधिकारिक तौर पर इकट्ठी हुई। शिनयंग ने अपना संयम वापस पाया और लिन युआन की ओर देखते हुए कहा, मिलस्टोन टाउन में अचानक आयामी दरार के कारण अंतहीन जंगल में जेड यूनिकॉर्न आइस स्नैक विश को खोजने का हमारा मिशन स्थगित हो गया है। आप रॉयल कैपिटल के गिल्ड एलायंस में जाकर उस जमा राशि को ले सकते हैं जो हमने मिशन के अचानक निलंबन के मुआवजे के रूप में रखी थी। झांग शियाओबाई ने तब तक खुद को रोके रखा जब तक उसका चेहरा लाल नहीं हो गया। कुछ कहना चाहने और लिन युआन और फिर शिनयंग को देखने के बावजूद उसने अभी भी वह नहीं कहा जो वह कहना चाहता था, भले ही उसका चेहरा लाल हो गया हो। लू पिनरू और तान रान स्पष्टवादी थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे लिन युआन को देखते समय उनके मन में एक अस्पष्ट सी उम्मीद थी। उसी समय लू पिनरू ने अलमारी को नीचे उतारा, जिसकी ऊंचाई 2 लोगों के बराबर थी, जिसे वह अपनी पीठ पर उठाए हुए थी। तान रान ने भी अपना बैग खोला और माथे पर एक सुरक्षा कवच पहना। उसने अपने स्वाभाविक रूप से घुंघराले बालों को अपने सिर के पीछे की ओर धकेला और अपना माथा दिखाया। ये स्पष्ट था कि लू पिनरू और तान रान इस समय युद्ध के लिए तैयार थे। लिन युआन चौकड़ी के इरादे समझ गया। वे मिलस्टोन टाउन में रहना चाहते थे और शहर को कीटों के आक्रमण से बचाने में मदद करना चाहते थे। उस समय लिन युआन उस छोटे लड़के के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका जिसने पहले एक मोटी पीली बत्तख की चीनी मूर्ति खरीदी थी। उन्होंने ये भी याद किया कि जब चूसी छोटी थी और चीनी की मूर्तियां खाती थी तो वह हमेशा एक अभिजात वर्ग के काले पीठ वाले पहाड़ी सुअर के आकार की चीनी मूर्ति पाने के लिए बहुत झल्लाहट करती थी। ऐसा लग रहा था मानो सुअर के मांस का स्वाद महसूस किया जा सकता है। वे दूर की यादें उसकी आंखों के सामने उभर आईं। खुशी क्या थी? जब कोई भूखा होता था तो चावल ही उसकी खुशी होती थी। अगर कोई भरपेट खा ले तो यही काफ़ी होता था। जब कोई प्यासा होता है तो पानी ही उसकी खुशी होती है। अगर कोई जी भरकर पी ले तो यही काफ़ी है। जब कोई गरीब होता था तो पैसा ही उसकी खुशी होती थी। अगर उसके पास पर्याप्त पैसा होता तो यही काफ़ी होता था।
जब कोई जवान था तो खुशी एक चीज़ थी, और जब उसके पास कुछ होता था तो वह खुश महसूस करता था। जब कोई बड़ा हो जाता है तो खुशी उसका एक लक्ष्य हो सकता है, और उसे प्राप्त करने पर उसे खुशी महसूस होगी। कुछ महीने पहले लिन युआन खुशी की रेखा पर संघर्ष कर रहा था, और वह न तो स्वस्थ था और न ही उसके पास पर्याप्त भोजन या कपड़े थे। प्यार को लेकर कंफ्यूज हैं? कन्फर्म करने का तरीका यहाँ देखें। नीता अंबानी के इस महंगे शौक के बारे में जानकर आपको झटका लगेगा, लेकिन अब उसके जीवन के लक्ष्य अन्य लोगों की तुलना में बड़े थे। लिन युआन की राय में ये कहने के बजाय कि यह उसके पुनर्जन्म के कारण था, उसने मोबियस के साथ एक अनुबंध किया था, या फेस को बढ़ाने के लिए आत्मा क्यूई को चैनल करने में सक्षम था। यह इसलिए था क्योंकि वह रेडियंस फेडरेशन में पैदा हुआ था। यद्यपि लिन युआन दूसरों की मदद स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक था, उसने अनजाने में बहुत सारे एहसान स्वीकार कर लिए थे। समय समय पर आंटी झांग और अंकल वांग उसके दैनिक जीवन का ख्याल रखते थे और आश्चर्य करते थे कि क्या वह अच्छी तरह से रह सकता है। चूसी के पास अनुबंधित परी होने से पहले शिक्षक बाओ अपने पैसे से उसके लिए एक परी खरीदना चाहते थे, और वहां उसकी कर्तव्यनिष्ठ शिक्षिका चंद्र महारानी भी थी। जब लिन युआन ने चौकड़ी की आंखों में युद्ध की मंशा देखी तो ऐसा लगा जैसे उसे अचानक चमक का मतलब समझ आ गया हो। रेडियंस एक विरासत, एक मिशन और एक प्रकार का विश्वास था। लिन युआन ने उन्हें देखते ही भौहें सिकोड़ लीं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप चारों ही हैं जो रुकना चाहते हैं? मेरी राय में हमारे अस्थायी दस्ते को भंग नहीं किया जा सकता, कम से कम तब तक नहीं जब तक हम इसकी ज्वार से बाहर नहीं निकल जाते। शिन यंग, लू पिनरू और तान रैन ने चमकती आंखों से लिन युआन को देखा। अगर वे पहले लिन युआन के प्रति दयालु थे तो ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने एक अस्थायी दल बनाया था, लेकिन अब वे लिन युआन को स्वीकृति की दृष्टि से देख रहे थे। इस तरह की मान्यता का उसकी ताकत से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि यह एक तरह की आत्मा स्तर की मान्यता थी। झांग शियाओबाई का चेहरा अपने शब्दों को रोकने से लाल हो गया। वह हंसा और लिन युआन को मुक्का मारा। लिन युआन, तुम मेरे अच्छे भाई होने के योग्य हो। लिन युआन अपने कंधे पर झांग शियाओबाई के मुक्का से लगभग एक कदम पीछे हट गया। झांग शियाओबाई एक ऐसे असभ्य व्यक्ति के योग्य था जिसे हर भोजन में 30 किडनी की कटारें खानी पड़ती थीं। वह वास्तव में असभ्य था। लिन युआन ने भी झांग शियाओबाई के कंधे पर मुक्का मारा। मैं बाद में लड़ाई के दौरान तुम्हें ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। झांग शियाओबाई ने लिन युआन के मुंह से एक कदम पीछे हटकर हंसते हुए जवाब दिया, यह मुक्का काफी शक्तिशाली है। ये संतोषजनक है। झांग शियाओबाई और लिन युआन अपने प्यार का इजहार करने में अच्छे नहीं थे। एक दूसरे को मुक्का मारकर कभी कभी पुरुष अपनी दोस्ती का इजहार करते थे। लिन युआन ने आयामी दरार को देखा और सख्ती से कहा, हम सिर्फ कुछ लोगों के साथ इसकी ज्वार को रोकने में सक्षम नहीं होंगे। हम लोगों की धारा का अनुसरण करते हुए उस स्थान की ओर बढ़ेंगे जहां मिलस्टोन टाउन के साहसी लोग इकट्ठा होते हैं। शिन यंग ने तुरंत जवाब दिया, मिलस्टोन टाउन में गिल्ड अलायंस की एक शाखा है। लोगों का तांता उधर जा रहा है। हम अभी वहीं जाएंगे। लिन युआन चौकड़ी के साथ मिलस्टोन टाउन की गिल्ड अलायंस शाखा की ओर भाग रहा था, तभी उसने एक अजीब लेकिन सुखद महिला की आवाज़ सुनी। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि ब्लेडबेथ की माँ की थी, जो पहले चुप थी। रक्तबीज की माँ की आवाज़ अचानक लिन युआन के कानों में गूंजी, जिससे उसे और भी सहजता महसूस हुई। बच्चे, तुम्हारे पथ रक्षक के रूप में मैं केवल तुम्हारे जीवन की परवाह करूंगी और उसके अलावा किसी और चीज़ की नहीं। हालांकि तुम आयामी दरार के नीचे की ज्वार के खिलाफ लड़ने की इच्छा के लिए साहसी माने जाते हो। रक्तबीज की माँ अचानक 2 सेकंड के लिए चुप हो गई, फिर एक अजीब महिला की आवाज़ फिर से सुनाई दी। हालांकि ये शिखर वर्ग एक आयामी दरार अभी आपके लिए कोई मजाक नहीं है। यदि आप इसे पार कर सकते हैं और की ज्वार के खिलाफ बचाव कर सकते हैं, तो मैं आपको इस आयामी दरार से स्रोत प्रकार की वस्तु इनाम के रूप में दूंगा। जब लिन युआन ने रक्तबीज की माँ के शब्द सुने तो वह भौंचक्का रह गया। हालांकि लिन युआन को पता था कि यह विदेशी कीट आयामी दरार कक्षा 1 थी, लेकिन वह निश्चित था कि यह सिर्फ एक साधारण या शिखर कक्षा 1 था। अब जबकि रक्तबीज की जननी ने कहा है कि यह एक शिखर श्रेणी एक आयामी दरार है, इस आयामी दरार का स्तर निर्धारित किया जा सकता है। लिन युआन का दिल कठोर हो गया। एक वर्ग 3 का विदेशी कीट वर्ग 1 के शीर्ष आयामी दरार से झुंड के नेता के रूप में प्रकट होगा। वर्ग 3 के विदेशी कीट की युद्ध शक्ति गोल्डफे के बराबर थी, जिसका अर्थ ये भी था कि मिलस्टोन टाउन में कीट ज्वार में कम से कम एक वर्ग 3 का विदेशी कीट होगा जिसकी युद्ध शक्ति गोल्डफे के बराबर होगी। ये 5 सदस्यीय टीम और मिलस्टोन टाउन के लिए बेहद बुरी खबर थी। विदेशी कीट आयामी दरार को सबसे खतरनाक आयामी दरार के रूप में जाना जाता था, क्योंकि इसमें से अनगिनत विदेशी कीड़े निकलते थे, बिल्कुल एक उग्र ज्वार की तरह। कीड़ों का समुद्र जहां भी जाता उस जगह को बंजर बना देता। युद्ध में वे आत्मा क्यूई पेशेवरों और फेकु जीवित ही मार सकते थे। हालांकि शीर्ष श्रेणी एक विदेशी कीट आयामी दरार मिलस्टोन टाउन के लिए केवल कीड़ों का एक समुद्र नहीं था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि शीर्ष श्रेणी एक आयामी दरार की श्रेणी 3 विदेशी कीट मिलस्टोन टाउन के लिए एक तेज चाकू की शक्ति के समान थी। लिन युआन ने रकबीज की माँ से धीरे से पूछा, रकबीज की माँ, अगर हम इस कीट ज्वार को नहीं रोक सकते हैं तो क्या आप मिलस्टोन टाउन की रक्षा के लिए आगे आ सकती हैं? मदर ऑफ ब्लडबेथ की आवाज़ फिर से सुनाई दी। मैं एक अरचिन फे हूँ, तुम लोगों की तरह इंसान नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा पथ रक्षक हूँ और कीड़ों के समुद्र में दबने से पहले ही तुम्हें बचा लूंगा। फिर रकबीज की माता ने बोलना बंद कर दिया। लिन युआन का प्रश्न शरद ऋतु की हवा में दब गया जो ठंडी रात में दौड़ते समय उसके गालों के पास से गुजर रही थी। अब उसने तथाकथित स्रोत प्रकार के जीवन रूप पुरस्कार के बारे में भी नहीं सोचा। इसके बजाय उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपनी शक्ति को मापा। ये लड़ाई जैस्मिन लिली के एक काल्पनिक नस्ल में विकसित होने के बाद की कसौटी होगी। शीर्ष श्रेणी एक विदेशी कीट आयामी दरार से निकले विदेशी कीट मुख्य रूप से निम्न श्रेणी के विदेशी कीट थे जो सामान्य कीटों के बराबर या उससे भी कम थे। ऐसे विदेशी कीटों की संख्या 80% से अधिक थी। शेष 19% या उससे अधिक केवल एलीट फेज जैसे विदेशी कीट थे। उच्च श्रेणी के विदेशी कीटों में, जिनकी संख्या शेष 0.001% से भी कम थी, वर्ग 1 के विदेशी कीट जो कांस्य फी जैसे थे इस प्रतिशत का अधिकांश हिस्सा बनाते थे। यद्यपि यह 0.001% बहुत कम लग रहा था, लेकिन विदेशी कीटों की संख्या को देखते हुए ये वास्तव में भयावह था। लिन युआन लाल कांटे के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका जो कांस्य में विकसित हो गया था। हालांकि जब रेड थॉर्न कांस्य में विकसित हो रहा था तो उसे अपने विशेष कौशल के कारण नए ऊतकों और अंगों को विकसित करना पड़ा। विभिन्न आयामी जीवन रूपों से भारी मात्रा में मांस खाने के बाद रेड थॉर्न गहरी नींद में सो गया था तथा अपने अंगों के विकास के लिए मांस जमा कर रहा था जिससे उसकी युद्ध प्रणाली का पुनर्निर्माण हो सके। रेड थॉर्न काफी देर से सो रहा था और लिन युआन को आश्चर्य हो रहा था कि वह कब जागेगा। यदि रेड थॉर्न जागृत हो गया तो उसका नव जागृत विशिष्ट कौशल विदेशी कीटों के लिए सामूहिक विनाश का हथियार मात्र बन जाएगा। जब लिन युआन और चौकड़ी मिलस्टोन टाउन की गिल्ड एलायंस शाखा में पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि कई आत्मा क्यूई पेशेवर वहां एकत्र हुए थे। उनके पहनावे के आधार पर इनमें से ज्यादातर स्पिरिट क्यूई पेशेवर मिलस्टोन टाउन में रहने वाले कुछ आदिवासी थे। कुछ लोग मिलस्टोन टाउन का पता लगाने के लिए दूसरी जगहों से आए थे और अब भी उन्होंने वहीं रहना चुना है। उस समय चेन कवच पहने एक प्रबंधक जैसा व्यक्ति चिल्लाया, गिल्ड एलायंस शाखा में आए लड़ाकू श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों की जांच करें। जब उसने ऐसा कहा तो उसके माथे पर पसीना आ गया और वह असामान्य रूप से गंभीर लग रहा था। जल्द ही एक बूढ़ा आदमी आगे आया। सर, मिलस्टोन टाउन में 1325 पंजीकृत स्पिरिट क्यू पेशेवर भी यहाँ बस गए हैं। उनमें से 215 बाहर चले गए हैं और 1110 स्पिरिट क्यू पेशेवर यहाँ रह गए हैं। जब बूढ़ा आदमी बोल रहा था तो उसने एक तरफ इकट्ठे हुए लड़ाकू श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को देखा जिनमें से अधिकांश मिलस्टोन टाउन में बस गए थे। संकट के समय में मिलस्टोन टाउन के रक्षक के रूप में, हालांकि बूढ़ा आदमी इतना बूढ़ा था कि उसके लिए युद्ध में लड़ना कठिन होगा, मिलस्टोन टाउन में सभी लड़ाकू श्रेणी की आत्मा क्यूई पेशेवरों को आपदा के खिलाफ लड़ने के लिए उपस्थित देखकर उसके दिल में एक गर्व की भावना और उत्थान की शक्ति पैदा हुई। यह एकजुट शक्ति मिलस्टोन टाउन के लिए अद्वितीय थी। यदि हर आत्मा क्यूई पेशेवर एक छोटे से टिंडर की तरह होता तो इकट्ठा हुए हजारों लोग एक मजबूत अलाव बन जाते। जंजीरदार कवच पहने हुए वह प्रबंधक जैसा दिखने वाला व्यक्ति मिलस्टोन टाउन के गिल्ड एलायंस शाखा का अध्यक्ष था। वेब से ZERGNET द्वारा संचालित। इवांका ट्रंप के कपड़े और भी अनुचित होते जा रहे हैं। हिटलर के बारे में उलझा हुआ सच जिसका सामना करना कठिन है। उसके चिंतित चेहरे पर गर्व की झलक थी, लेकिन फिर एक कड़वी मुस्कान भी थी। मिलस्टोन टाउन के गिल्ड एलायंस शाखा के अध्यक्ष होने के नाते वह मिलस्टोन टाउन की सीमा कैसे नहीं जान सकते थे। इनमें से 1000 से ज्यादा लड़ाकू श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवर थे, जिनमें से ज्यादातर के पास कांस्य फे थे, जबकि उनमें से सिर्फ कुछ दर्जन के पास रजत फे थे। उनमें से सिर्फ एक के पास स्वर्ण फे था। मिलस्टोन टाउन जैसे छोटे शहर में ऐसी युद्ध शक्ति अन्य समान शहरों की तुलना में महान मानी जाती थी। हालांकि श्रेणी 1 के विदेशी कीट आयामी दरार के अचानक खुलने और कीट ज्वार के निकट आने के कारण ये स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा था। उस समय बूढ़े आदमी की आवाज़ से भी ज्यादा गहरी आवाज़ में चिल्लाया गया, हम विदेशी आत्मा क्यूई पेशेवर हैं जो मिलस्टोन टाउन में उपचार प्रदान करने और अंतहीन जंगल का पता लगाने के लिए आए हैं। संक्षेप में, हमारे पास 113 विदेशी आत्मा क्यूई पेशेवर मौजूद हैं, जिनमें से 87 कांस्य फे के साथ और 25 रजत फे के साथ हैं। मेरे पास एक स्वर्ण फे है। मध्यम आयु वर्ग के इस तगड़े आदमी की बातों से मिलस्टोन टाउन के गिल्ड एलायंस शाखा के अध्यक्ष को थोड़ा सहज महसूस हुआ। हालांकि इस मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने फिर उसके चेहरे पर और भी बदसूरत भाव ला दिए। हम 113 लोगों में से हमारे पास केवल एक हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवर है जिसके पास कांस्य स्पिटिंग टर्टलडोव है।
मिलस्टोन टाउन में कितने हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवर हैं? राष्ट्रपति का चेहरा चिंता से ढका हुआ था। हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवर बहुत मूल्यवान थे और हर जगह उनकी बहुत मांग थी। इसलिए कुछ हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवर मिलस्टोन टाउन जैसी छोटी जगह में विकास के लिए रुकते थे। हजारों लोगों की आबादी वाले मिलस्टोन टाउन में केवल 5 हीलिंग प्रकार के आत्मा क्यूई पेशेवर थे जो शहर के हजारों लोगों के उपचार के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि केवल 4 हीलिंग प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवरों के पास कांस्य फे थे, जबकि अन्य के पास केवल एक कुलीन फे था। उसे थूकने वाला कबूतर कहते हुए सुनकर लिन युआन ने अवचेतन रूप से भीड़ की ओर देखा। उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से उस उपचारात्मक प्रकार के आत्मा क्यूई पेशेवर को पाया जिसे पहले एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के 4 सदस्यीय दल में शामिल होने के लिए उसके आवेदन में अस्वीकार कर दिया गया था। लिन युआन जानता था कि स्प्लिटिंग टर्टल डोव्स जैसे हीलिंग टाइप फे अन्य हीलिंग टाइप फे की तुलना में अपेक्षाकृत दुर्लभ थे। उनके पास घृणित क्षमताएं भी थीं जिनका उपयोग बहुत कम लोग करते थे। ये सचमुच एक छोटी सी दुनिया थी। मिलस्टोन टाउन के गिल्ड अलायंस शाखा के अध्यक्ष जैसे ही चिंतित दिखे, उन्होंने एक मधुर पुरुष आवाज सुनी। विश्व विनाश को रोकने और विश्व शांति की रक्षा के लिए प्रेम और सच्चाई को आगे बढ़ाते हुए। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक सुनहरे बालों वाली बहादुर महिला ने अपना हाथ उठाया और लंबे और पतले युवक को जोरदार मुक्का मारा और फिर धीरे से चिल्लाई, झांग शियाओबाई, इस समय मत बोलो। फिर शिनयंग ने 2 कदम आगे बढ़कर शांति और दृढ़ता से कहा, हम 5 सदस्यों वाली एक टीम है जिसमें 2 पावर ऑफेंस टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल, एक डिफेंस टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल, एक सपोर्ट टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल और एक हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल हैं। कृपया हमें लड़ाई में शामिल होने दें। यंग के शब्दों से पहले बोल रहे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और मिलस्टोन टाउन के गिल्ड अलायंस शाखा के अध्यक्ष दोनों को राहत महसूस हुई। उन्होंने लिन युआन सहित 5 लोगों का अभिवादन करते हुए तुरंत सिर हिलाया। उस समय अचानक कई लोगों ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा, वाह, क्या ये गिल्ड अलायंस के एक्सट्रीम गिल्ड क्लब एस टूर्नामेंट रिजर्व टीम के 4 लोग नहीं हैं? वे वास्तव में यहाँ हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि वे यहाँ हैं। इस समय एक्सट्रीम गिल्ड क्लब टीम के शामिल होने से यह वास्तव में एक शक्तिशाली सुदृढ़ीकरण होगा। फिर एक शोर ने पिछली आवाज को दबा दिया, तुम भी मिलस्टोन टाउन में हो मेरे आदर्श। हम वाकई बहुत किस्मत वाले हैं। स्प्लिटिंग टर्टलेडव के साथ उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर ने कहा जब वह उनकी ओर दौड़ रहा था। भले ही यह इस टूर्नामेंट में एक रिजर्व टीम थी, लेकिन वे जहां भी गए उनकी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा थी। वर्तमान में आत्मा क्यूई विशेषज्ञों ने शिनयंग, झांग शियाओबाई और अन्य को पहचान लिया था। वे महान क्षमता वाले युवा होने के अलावा अपनी ताकत भी साबित कर सकते हैं। जैसे ही लिन युआन सहित 5 लोग दिखाई दिए, वहां मौजूद सभी लोग उत्साहित हो गए। चूंकि लिन युआन हमेशा जीनियस द्वारा रूपांतरित मुखौटा पहने रहता था, इसलिए वह एक पृष्ठभूमि चरित्र की तरह लग रहा था। लिन युआन ने उत्साहित भीड़ को देखते हुए चौकड़ी से कहा, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी ताकत बताएं। कीटों के आक्रमण के दौरान मनोबल स्पष्ट रूप से सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, खासकर तब जब उन्हें रक्षात्मक लड़ाई से गुजरना पड़ता था। इस जीवन में भले ही लिन युआन ने युद्ध कला पर कभी कोई किताब नहीं पढ़ी थी, लेकिन वह अपने पिछले जीवन में सभी प्रकार की सुनवाई और अवलोकन के आधार पर युद्ध में मनोबल के महत्व को जानता था। तब टीम को लिन युआन का उद्देश्य समझ में आया। शिनयंग, एक पावर ऑफेंस प्रकार स्पिरिट क्यूई पेशेवर जिसके पास गोल्ड फे है। झांग शियाओबाई, एक रक्षा प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर जिसके पास गोल्ड फे है। टेन रेन, एक पावर ऑफेंस टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल जिसके पास गोल्ड फे है। लू पिनरू, एक सहायक प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर, एक सिल्वर फे के साथ। ब्लैक, एक सिल्वर फे के साथ एक उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर। पहले भीड़ अभी भी चौकड़ी पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, लेकिन जब लिन युआन ने खुलासा किया कि वह एक उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर है और उसके पास एक सिल्वर फे है, तो सभी की नज़रें उस पर केंद्रित हो गईं। सिल्वर हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल युद्ध में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संसाधन था। हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल के साथ, जिसके पीछे सिल्वर फे खड़ा था, ये युद्ध में अपने जीवन के लिए लड़ते समय पीछे ठोस सुरक्षा होने के समान था। इससे ज्यादा रोमांचक क्या हो सकता है? वहां उपस्थित अन्य लोग और चौकड़ी लिन युआन को शून्य दृष्टि से देख रहे थे। झांग शियाओबाई ने लगभग बोल ही दिया, भाई, क्या तुम अभी भी लिन युआन हो? तुम बहुत गोरे हो और सांवले नहीं हो। लिन युआन ने चौकड़ी को देखकर पलकें झपकाईं और उसके चेहरे पर लगे मुखौटे की ओर इशारा किया। उन्होंने मुखौटे के पीछे लिन युआन की लगातार झपकती आंखों को देखा और जल्द ही समझ गए कि उसका क्या मतलब था। जब उन्हें याद आया कि लिन युआन कम उम्र में एक क्रिएशन मास्टर था और सिल्वर हीलिंग टाइप फे के साथ हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल था, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि उसकी पहचान सरल नहीं थी। ब्लैक शायद लिन युआन की बाहरी पहचान हो सकती है। लिन युआन ने अपने वास्तविक नाम का उपयोग करके उनसे दोस्ती की थी, जिससे चौकड़ी को उसकी ईमानदारी का एहसास हुआ।
उस समय शहर में स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के प्रतिनिधि के रूप में मिलस्टोन टाउन के गिल्ड एलायंस शाखा के अध्यक्ष ने जल्दी से 2 कदम आगे बढ़ाए। उन्होंने लिन युआन और अन्य 4 सदस्यों को सभी स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के सामने लाया और कहा, आप सभी युवा अभिजात वर्ग हैं। मैं आप सभी को मिलस्टोन टाउन में रहने के लिए धन्यवाद देता हूं। आप एक समन्वित दल हैं और सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति वाले हैं। ये बेहतर है कि आप लोग की ज्वार के खिलाफ लड़ाई की कमान संभालें। मिलस्टोन टाउन के गिल्ड एलायंस शाखा के अध्यक्ष को वह व्यक्ति माना जाता था जिसके शब्दों का सबसे अधिक महत्व था। शहर की रक्षा करने वाले लोग बूढ़े होते जा रहे थे और मुश्किल से ही लड़ पाते थे, इसलिए युद्ध की व्यवस्था मिलस्टोन टाउन के गिल्ड एलायंस शाखा के अध्यक्ष पर निर्भर थी। फिलहाल वे अधिकार सौंप रहे थे क्योंकि रक्षात्मक लड़ाई में 2 प्रभावशाली आवाजें नहीं हो सकती, अन्यथा इससे टीम की एकजुटता कमजोर हो जाएगी। राष्ट्रपति ने अपना अधिकार इस प्रकार सौंप दिया कि बाद में केवल एक ही प्रभावशाली व्यक्ति रह जाए। दूसरी ओर की ज्वार के खिलाफ लड़ाई के कारण उस पर बहुत अधिक दबाव था। उनका मानना था कि उनकी योग्यता और दिमागी शक्ति इस तरह के दबाव को मुश्किल से झेल पाएगी। इसलिए वह इस जिम्मेदारी को युवा पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ लोगों पर थोप सकता है, जबकि वह एक शुद्ध लड़ाकू श्रेणी की आत्मा क्यूई पेशेवर के रूप में युद्ध में अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा। लिन युआन, शिन यंग, झांग शियाओबाई, लू पिनरू और टैन रैन ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया और शिन यंग ने कहा, आप में से किसके पास एक छोटा सा उड़ने वाला परी है जो ये देख सके कि यह आयामी दरार वास्तव में किस पैमाने पर है और क्या यह एक साधारण श्रेणी 1 की ज्वार है। अगर हम ये पता लगा सकें कि किस तरह का श्रेणी 3 का विदेशी कीट इस श्रेणी 1 की ज्वार का नेतृत्व करता है, तो हम पहले से तैयार हो सकते हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से लक्षित कर सकते हैं। ये शब्द कहने के बाद उसे जो प्रतिक्रिया मिली उससे उसका चेहरा बदसूरत हो गया। ऐसा नहीं था कि इन लोगों के पास फ्लाइंग फे नहीं थे, बल्कि उनके फ्लाइंग फे या तो बहुत बड़े थे या उनमें बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं थी। इसलिए वे स्काउटिंग का काम पूरा नहीं कर पाए और जानकारी को प्रभावी ढंग से वापस नहीं ला पाए। आपके प्रतिरक्षा को लाभ हैं। इन आयुर्वेदिक नुस्खों को देखें। प्यार को लेकर कंफ्यूज हैं, कन्फर्म करने का तरीका यहाँ देखें। शिन यंग जानती थी कि उसकी टीम के 4 सदस्यों के पास ऐसे स्काउटिंग फ्लाइंग फे नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सपोर्ट टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवर आमतौर पर स्काउटिंग फ्लाइंग फे से लैस होते थे। हालांकि लू पिनरू की स्थिति विशेष थी, उसके पास ऐसे स्काउटिंग फ्लाइंग फे नहीं थे। ये शिन यंग का पहली बार की ज्वार का सामना नहीं था। इससे पहले उसने एक स्ट्रीम गिल्ड क्लब के की ज्वार परीक्षणों में भाग लिया था। इस वजह से शिन यंग ने सुना था कि साधारण वर्ग एक आयामी दरार के की ज्वार से कीटों की आवाज़ें उसके अनुमान से कहीं ज़्यादा कान को चीरने वाली थीं। ये देखकर लिन युआन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया और चिमी को बुलाया, जो हाल ही में स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में था। जब चिमी को बुलाया गया तो वह अभी भी उलझन में था। वह लिन युआन के कान पर खड़ा होकर उसके करीब जाने वाला था, लेकिन जब उसने लिन युआन के गंभीर चेहरे को देखा तो वह भी अच्छा व्यवहार करने लगा। चिमी वास्तव में स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और लंबे समय से खोई हुई स्पैरो वॉयस लोली देवी की वापसी ने प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया था। स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस की वापसी देखने के लिए कई प्रशंसक लाइव स्ट्रीमिंग रूम में उमड़ पड़े थे। लॉर्ड रेंजर, जो सबसे अधिक योगदान देने वाले प्रशंसक थे, ने तो $10,000 रेडियंस का दान भी दिया था। कुछ समय तक लाइव स्ट्रीमिंग के बाद प्रशंसकों ने चिमी को अन्य लाइव स्ट्रीमरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन अभी भी ये पता नहीं चल पाया था कि कैसे। आयामी दरार के कारण असामान्य आयामी उतार चढ़ाव उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण वह अपने स्टार वेब कार्ड के साथ लॉग इन नहीं कर सका, इसलिए चिमी स्वाभाविक रूप से लाइव स्ट्रीमिंग से दूर हो गया। उस क्षण चिमी जीनियस को याद करने से खुद को रोक नहीं सकी। बिना मैनेजर के और संचालन में सहायता के चिमी को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने गिफ लगाना कठिन लगा। चिमी ने सोचा कि जब जीनियस आसपास होगा तो वह अन्य लाइव स्ट्रीमर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। यह उन्हें अभी के लिए छोड़ देगा। उस पल यह उन्हें स्पैरो वॉयस लोली देवी की शक्ति से अवगत कराएगा। जब लिन युआन ने चिमी को बुलाया तो आसपास के लोगों ने उसकी ओर देखा। यद्यपि चिमी एक सिल्वर फे था, लेकिन चूंकि इसकी गुणवत्ता लीजेंड थी, इसलिए यह अधिकांश सिल्वर फे से काफ़ी बेहतर दिखता था। इसके अलावा यह आसमानी नीले रंग का था और इसके पंखों पर स्पष्ट बादल के पैटर्न थे जो रहस्य और सुंदरता को दर्शाते थे। चिमी की चपलता के साथ लोगों को पता था कि इस छोटे से उड़ने वाले परी में अच्छी बुद्धि थी। चौकड़ी ने लिन युआन को अलग नज़र से देखा। उसने वास्तव में उन्हें ऐसे ही पल में आश्चर्यचकित कर दिया था। कीटों के ज्वार का पता लगाने के लिए उड़ने वाले परियों का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनका पक्ष पहले से ही कमज़ोर था। अगर कमज़ोर पक्ष ऊपरी हाथ को नहीं पकड़ सकता तो कीटों के ज्वार के आक्रमण का विरोध करने की बहुत कम संभावना होगी। लिन युआन ने तुरंत चिमी को आदेश जारी किया कि वह मिलस्टोन टाउन के बाहर उड़कर कीटों की स्थिति का निरीक्षण करे। यदि संभव हो तो वह क्लास 3 के एलियन कीटों की प्रजाति की भी जांच कर सकता है।
दरअसल चिमी ऊंचाई से टोही करने में माहिर नहीं था, क्योंकि वह क्लास 3 के विदेशी कीटों को पहचान नहीं सकता था और न ही उनके नाम पुकार सकता था। हालांकि जब तक चिमी क्लास 3 के विदेशी कीट की शक्ल सूरत बताता, वहां मौजूद ज्यादातर लोग उसे पहचान पाते। आखिरकार आयामी दरारों से विभिन्न आयामी जीवन रूपों को समझना रेडियंस फेडरेशन के प्रत्येक नागरिक के लिए एक अनिवार्य पाठ था। चिमी के लिए लिन युआन को इतना गंभीर देखना दुर्लभ था, इसलिए वह विशेष रूप से गंभीर भी था। उसने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और मिलस्टोन टाउन में गिल्ड एलायंस की उपशाखा से बाहर निकल गया। यह अंधेरे के नीचे गहरे लाल आयामी दरार की ओर उड़ गया। वर्तमान में लू पिनरू ने पहले ही 2 अलमारी उतार दी थी जो 2 मनुष्यों की ऊंचाई के बराबर थी। वह अब तेजी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार कर रही थी। जब लू पिनरू ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया तो दोनों अलमारियां अचानक खुल गईं। अब लिन युआन को आखिरकार पता चल गया कि लू पिनरू का अनुबंधित परी क्या था और क्यों वह लगातार अपने पीछे 2 विशाल अलमारियां लेकर चल रही थी। अलमारियां रेशम की ढेरों रैक से भरी हुई थीं और उनमें 3-3 इंच लंबे हल्के पीले रंग के रेशम के कीड़े थे। जिस क्षण लू पिनरू ने अपनी आत्मा क्यूई को प्रसारित किया, तीनों रेशम के कीड़ों ने तेजी से रेशम उगल दिया और रेशम के रैक पर आत्मा क्यूई रेशम के कपड़े बुन दिए। रेशम के कपड़े साधारण कपड़े नहीं थे, क्योंकि वे ऊर्जा से बुने गए थे। तीनों रेशम के कीड़े बहुत तेजी से रेशम उगल रहे थे और रैक पर रखे रेशमी कपड़ों का पूरा सेट बुनने में बस कुछ ही पल लगे। इसके बाद लू पिनरू ने ऊर्जा से बुने हुए रेशमी कपड़ों को नीचे उतार लिया। लिन युआन 3 समान रेशम के कीड़ों को देख रहा था और उनकी जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग कर रहा था। फे नाम चमकता रेशम कीट बुनकर। फी प्रजाति रेशम कीट जीन कोकून कृमि प्रजाति। फे ग्रेड रजत 8/10। फे प्रकार लकड़ी। फे गुणवत्ता दोषरहित। क्षमताएं रेशम थूक खुद को बचाने के लिए बड़ी मात्रा में बिखरे हुए रेशम को तेजी से थूकना। हल्के शरीर के लिए रेशमी वस्त्र बुनने के लिए ऊर्जा रेशम को बाहर निकालें जिससे पहनने वाले का शरीर हल्का और तेज महसूस करे। दृढ़ कवच रेशमी वस्त्र ऊर्जा रेशम को बाहर थूकें। रेशमी वस्त्र बुनने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा रेशम का उपयोग करें जो शारीरिक हमलों से प्रभावी रूप से रक्षा कर सकता है। विशिष्ट कौशल मजबूत रेशम में लचीलापन और कठोरता होती है। ये रेशम उत्पादों का उपयोग करते समय स्थायित्व को बहुत बढ़ा सकता है और टूट फूट को कम कर सकता है। ट्रू डेटा का उपयोग करते समय लिन युआन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इन 3 चमकदार रेशम कीट बुनकरों के पास न केवल एक ही क्षमताएं थीं, बल्कि उनके पास एक ही विशिष्ट कौशल कठोर रेशम भी था। विशिष्ट कौशल कठोर रेशम या चमकदार रेशम कीट बुनकरों की महान क्षमताओं की दुर्लभता को एक तरफ रखते हुए वास्तविक कठिनाई 3 चमकदार रेशम कीट बुनकरों को एक ही जैसी क्षमताओं और विशिष्ट कौशल के साथ रखना था। जब वे विकसित हुए तो उन्हें बहुत सारे विशेष कौशल प्राप्त हुए। एक चमकते रेशम कीट बुनकर के पास 1000 तक अलग अलग विशेष कौशल हो सकते थे, और जब वे अगले ग्रेड में विकसित हुए तो क्षमताएं भी तय नहीं थीं। 3 चमकदार रेशम कीट बुनकरों के पास ऊर्जा रेशमी कपड़े तेजी से बनाने के लिए एक ही विशेष कौशल और क्षमताएं थीं। लू पिनरू अन्य सहायक प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवरों की तरह नहीं थी जो दुश्मनों को कमजोर करने और प्रतिबंधित करने के लिए नियंत्रण क्षमताओं का उपयोग करेंगे। उसने अपने साथियों को पूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए अपनी व्यक्तिगत लड़ाकू क्षमता का त्याग किया था। झांग शियाओबाई ने लू पिनरू के ऊर्जा रेशमी कपड़े प्राप्त किए और पहला सेट लिन युआन को दिया। ब्लैक पहले ये फर्म आर्मर सिल्क क्लथिंग पहनो। ये तुम्हें कुछ शारीरिक हमलों का प्रतिरोध करने में मदद कर सकता है। पिनरू के कपड़े बहुत आरामदायक हैं। लिन युआन ने खुद को सुरक्षित नहीं रखा। एक उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर के रूप में जब वह एक टीम के साथी को ठीक कर रहा था तो ये सबसे अच्छा था कि उसके साथियों को उसकी रक्षा करने के लिए विचलित न होना पड़े। इस फर्म आर्मर सिल्क वस्त्र को पहनने के बाद लिन युआन के शरीर पर रेशम की एक परत थी जो ऊर्जा से भरी हुई थी। ये हल्का और आरामदायक था। लू पिनरू ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की। उसने जल्दी से 1 दर्जन से ज्यादा फर्म आर्मर सिल्क क्लथिंग तैयार कर ली। उन्हें कुछ हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल्स को देने के बाद बचे हुए कपड़ों को गोल्ड फे के साथ स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल्स में बांट दिया गया। जब तक फर्म आर्मर सिल्क क्लथिंग पूरी हो गई, लू पिनरू का रंग असामान्य रूप से पीला पड़ गया था। उसने जल्दी से एक आध्यात्मिक घटक निकाला जो उसकी आत्मा क्यूई को फिर से भर सकता था और उसे 2 बार चबाने से पहले कहा, मुझे 5 मिनट आराम करने दो और मैं फर्म आर्मर सिल्क क्लथिंग बुनना जारी रखूंगी। हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल्स लू पिनरू द्वारा बुने गए फर्म आर्मर सिल्क क्लथिंग पहनेंगे, लेकिन गोल्ड फे के साथ स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल्स अपने फे को पहनने के लिए चुनेंगे। फर्म आर्मर सिल्क क्लथिंग को ऊर्जा और रेशम को मिलाकर बनाया गया था, इसलिए इसका कोई निश्चित आकार नहीं था। यहाँ तक कि एक बड़े आकार का फे भी फर्म आर्मर सिल्क क्लथिंग का विस्तार कर सकता था और इसे सुसज्जित कर सकता था। लिन युआन लू पिनरू की क्षमता को देखने वाले स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के चेहरों पर स्पष्ट उम्मीदें देख पा रहा था।
वह पूरी तरह से समझ पा रहा था कि ये स्पिरिट क्यूई पेशेवर फर्म आर्मर सिल्क क्लथिंग क्यों चाहते थे, भले ही वे मिलस्टोन टाउन की रक्षा के लिए मरने के लिए पहले से ही तैयार थे। हर कोई बस सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत चाहता था, भले ही सुरक्षा की यह परत उन्हें क्षतिग्रस्त होने से पहले क्लास 1 या क्लास 2 के विदेशी कीड़ों के कुछ हमलों से ही बचा सके। लिन युआन ने तुरंत जवाब दिया और मोबियस के स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से अपने कांस्य लीजेंड स्पिरिट गैदर गोल्डफिश को बुलाया। ये पहली बार था जब लिन युआन ने ब्लैकी को बाहरी दुनिया में बुलाया था। ब्लैकी मूल रूप से मादा 5 फॉर्चून रांचू को खेलने और बटरफ्लाई शेल्स खाने के लिए आमंत्रित कर रहा था। जब लिन युआन ने उसे बुलाया तो उसने आदतन अपनी पूंछ हिलाई। पूंछ हिलाने के बाद ब्लैकी का आधा शरीर अब एक काले चपरासी के आकार का हो गया था। वह अब लिन युआन के आदेश का गंभीरता से इंतजार कर रहा था। जब लिन युआन ने ब्लैकी को बुलाया तो स्पिरिट गैदर गोल्डफिश ने अपने विशेष कौशल स्पिरिट क्यूई इम्प्रिंट के कारण स्पिरिट क्यूई का कोई निशान नहीं छोड़ा। हालांकि इसके फीके ड्रैगन कौशल ने पहले ही सभी को बता दिया था कि ब्लैकी एक ड्रैगन प्रजाति का फी था। ड्रैगन प्रजाति के वंश को जगाने के बाद ब्लैकी सिर्फ एक फी नहीं था, यह एक विलासिता की वस्तु थी जो केवल अमीर लोगों के पास होती थी। ब्लैकी लूपिनरू पर स्पिरिट इंजेक्शन का उपयोग करें और उसकी स्पिरिट क्यूई को पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करें। जब लिन युआन ने ब्लैकी को स्पिरिट इंजेक्शन का इस्तेमाल करने का आदेश दिया तो वह पूरी तरह से भूल गया कि उसका अपना कोडनेम भी ब्लैक था। ब्लैकी ने तुरंत अपने मुंह से शुद्ध स्पिरिट क्यूई थूका और उसे लूपिनरू के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। स्पिरिट गैदर गोल्डफिश केवल कांस्य ग्रेड की हो सकती है, लेकिन जब इसकी गुणवत्ता लीजेंड स्तर पर थी तब ड्रैगन प्रजाति के रक्त वंश को जागृत करने के बाद इसके स्पिरिट इंजेक्शन के प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली थे। जबकि लूपिनरू आश्चर्यचकित भाव दिखा रही थी, उसकी आध्यात्मिक शक्ति और आत्मा क्यूई तेजी से पुनः भर रही थी। एक्सट्रीम गिल्ड क्लब की चौकड़ी ने उम्मीद नहीं की थी कि लिन युआन युद्ध की तैयारी के दौरान इतना सुखद आश्चर्य लेकर आएगी। स्पिरिट इंजेक्शन एक स्पिरिट क्यूई रिकवरी क्षमता थी जो मिलना मुश्किल था, क्योंकि इस क्षमता वाले फे के पास अन्य क्षमताएं होती थीं जो लगभग बेकार थीं। इसलिए ऐसे फे अनुबंधों के लिए उपयुक्त नहीं थे। हालांकि यह एक ऐसी क्षमता थी जो बेहद महत्वपूर्ण थी, चाहे वह युद्ध के मैदान पर हो या टूर्नामेंट में। लूपिनरू को महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा क्यूई तेजी से भर रही है। जब उसकी आत्मा क्यूई लगभग पूरी तरह से भर गई तो उसने फर्म आर्मर सिल्क क्लथिंग बनाना जारी रखा। चमकते रेशम कीट बुनने वालों की बुनाई क्षमताओं में फर्म आर्मर सिल्क क्लथिंग निश्चित रूप से अधिक उपयोगी थी। झांग शियाओबाई ने लूपिनरू के रेशमी कपड़े बांटे और चिल्लाया, इंसान और परी पिनरू के कपड़े पहन सकते हैं। कृपया कपड़े पहनने से पहले अलमारी को न भूलें। झांग शियाओबाई भले ही अभी भी गंभीर न लग रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में जबरदस्त युद्ध की मंशा और दृढ़ संकल्प भरा हुआ था। शिनयंग भी युद्ध से पहले सभी का मनोबल बढ़ा रही थी। उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर जिसके पास स्पिटिंग टर्टलेडिव था, वर्तमान में अपने स्पिटिंग टर्टलेडिव के सिर को दबा रहा था और कहा, थोड़ा और पानी पी लो। यदि आपके पास बाद में पर्याप्त लार नहीं है तो आप अपने पसंदीदा ग्रे बीटल को नहीं खा पाएंगे। जब थूकने वाले कबूतर ने सुना कि वह अब ग्रे बीटल नहीं खा सकता तो उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए पानी की तीसरी बाल्टी गटकना जारी रखा। इससे पहले थूकने वाले कबूतर ने पहले ही 2 बाल्टी पानी खाली कर दिया था। लिन युआन ने अपनी नज़रें एकाग्र की, क्योंकि चिमी ने पहले ही स्थिति का अंदाजा लगा लिया था और वापस उड़ रहा था। वह चिमी के दिल में घबराहट महसूस कर सकता था जब वह उड़ रहा था। जब चिमी लिन युआन के सामने से उड़कर आया तो उसने तुरंत चिमी से संवाद किया। एक छोटे से संवाद के बाद और चिमी ने जो देखा था उसे महसूस करने के बाद मुखौटे के पीछे लिन युआन का चेहरा भयावह रूप से उदास लग रहा था। लिन युआन को पहले से ही पता था कि यह एलियन कीट आयामी दरार एक शिखर वर्ग एक थी, रक्तपात की मां के माध्यम से। हालांकि चिमी के माध्यम से दृश्य को देखकर लिन युआन को आयामी दरार के नीचे इकट्ठा होने वाले एलियन कीटों की अंतहीन संख्या का एहसास हो सकता था। सभी प्रकार के एलियन कीट एक साथ पैक किए गए थे और ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे के ऊपर ढेर हो रहे थे। यदि चिमी ने चेंगवू और चेंगरुई के हमले का अनुभव नहीं किया होता और जीवन मरण से नहीं गुजरा होता तो वह इतने सारे विदेशी कीड़ों को देखकर अभिभूत हो जाता। बेशक कीड़ों की इस विशाल संख्या के कारण लिन युआन उदास नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि चिमी ने 3 श्रेणी 3 के विदेशी कीड़े देखे थे। वर्ग 3 विदेशी कीट एसिड टेपवर्म, वर्ग 3 विदेशी कीट स्पाइकी बीटल। वहां एक और कीट था, लेकिन वह श्रेणी 3 का विदेशी कीट था जो आयामी दरार से आधे रास्ते से बाहर था। एसिड टेपवर्म रात के आसमान के नीचे हरे रंग के नियॉन लैंप की तरह दिखता था और असामान्य रूप से आकर्षक था। एसिड टेपवर्म की त्वचा एक पारदर्शी और टिकाऊ झिल्ली की तरह थी और यह हरे रंग के चमकते हुए एसिड से भरी हुई थी जो बेहद संक्षारक था। जब ये संक्षारक एसिड को बाहर निकालता था तो मांस के संपर्क में आते ही मांस तुरंत कार्बनयुक्त हो जाता था। क्लास 3 एलियन कीट स्पाइकी बीटल एक लोहे के कछुए की तरह था जिसके पास भयानक रूप से मोटा कवच था।
विशाल शरीर में ऐसी शक्ति थी कि वह अपने शरीर से कई गुना भारी चीज़ों को उठा सकता था। जब स्पाइकी बीटल अपने नुकीले कवच से टूटता था तो वह शहर की दीवारों को भेदने में सक्षम होता था। बेशक यहाँ ऐसे लोग भी थे जिनके पास गोल्डफे थे जो क्लास 3 के एलियन कीटों से लड़ सकते थे, इसलिए लिन युआन को इन 2 क्लास 3 एलियन कीटों की ज़्यादा चिंता नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण क्लास 3 एलियन कीट वह था जिसे चिमी ने तब देखा था जब वह अभी भी आयामी दरार से निकल रहा था। यह एक पतली काली रेखा थी। काली रेखा ही वह कारण थी जिसके कारण लिन युआन ने भौहें सिकुड़ी। ये तीसरी श्रेणी 3 का विदेशी कीट जो केवल अपना आधा शरीर ही दिखा रहा था, एक अदृश्य हत्यारा था, हॉट पेनेट्रेटिंग आयरनलाइन। सामान्य परिस्थितियों में हॉट पेनेट्रेटिंग आयरनलाइन अपने मूल शरीर को प्रकट नहीं करेगा और अन्य विदेशी कीटों के शरीर में छिपा रहेगा। किसी ऐसे विदेशी कीट से जिसके पास कोई ग्रेड या क्लास 3 विदेशी कीट नहीं है, कोई भी विदेशी कीट हॉट पेनेट्रेटिंग आयरनलाइन का मेज़बान हो सकता है। हॉट पेनेट्रेटिंग आयरनलाइन मेजबान की हरकतों को नियंत्रित करती थी और अचानक उभरने का मौका पकड़ लेती थी। यह अपने पतले आयरन लाइन जैसे शरीर का इस्तेमाल अपने लक्ष्य के दिल में घुसने के लिए करती थी। इसे युद्ध के मैदान में एक अदृश्य हत्यारा माना जाता था। क्लास 3 हॉट पेनेट्रेटिंग आयरनलाइन के साथ प्रत्येक स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल को 120% केंद्रित होने की आवश्यकता होगी। अगर हॉट पेनेट्रेटिंग आयरनलाइन को कोई गैप मिल जाए और अचानक हमला हो जाए तो ये दिल में घुस जाएगा। पीड़ित को ठीक करने या बचाने का कोई तरीका नहीं था। हृदय रक्त प्रवाह का केंद्र था और यदि हृदय टूट जाए तो पूरे शरीर का रक्त बहना बंद हो जाएगा तथा तुरंत ही जीवन शक्ति समाप्त हो जाएगी। चाहे उपचार प्रकार का आत्मा क्यूई पेशेवर कितना भी महान क्यों न हो, टूटे हुए या छेदे हुए दिल वाले जीवन को बचाना असंभव था। जब सभी ने देखा कि लिन युआन खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के बाद बात नहीं कर रहा था तो उनका मनोबल जो मूल रूप से शिन यंग द्वारा बढ़ाया गया था, थोड़ा गिर गया था। हालांकि लिन युआन को सभी को हॉट पेनेट्रेटिंग आयरनलाइन की उपस्थिति के बारे में बताना पड़ा। यदि वे पहले से सावधान नहीं थे तो हॉट पेनेट्रेटिंग आयरनलाइन अपना गुप्त हमला शुरू करने में सक्षम होगी। ये बहुत संभव था कि वे एक गोल्ड लड़ाकू खो सकते थे। यहाँ तक कि एक गोल्ड डिफेंस टाइप वे भी हॉट पेनेट्रेटिंग आयरनलाइन के एक व्यापक हमले के खिलाफ बचाव करने में सक्षम नहीं होगा। एसिड टेपवर्म, स्पाइकी बीटल, लिन युआन ने एक पल के लिए रुककर गहरी आवाज में कहा, और हॉट पेनेट्रेटिंग आयरनलाइन भी। यह आयामी दरार एक शिखर वर्ग 1 है। चूंकि लिन युआन ने टोही की जिम्मेदारी ली थी इसलिए उसे लगा कि उसे कोई भी जानकारी नहीं छिपानी चाहिए। इससे मनोबल पर असर पड़ सकता है, लेकिन सिर्फ खाली मनोबल के साथ लड़ाई जीतना काफ़ी नहीं था। जब एलियन कीट आयामी दरार खुली तो ये पहले से ही जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। दोनों पक्षों की युद्ध शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था और अगर उनके पास सबसे सटीक और तथ्यात्मक जानकारी भी नहीं होती तो परिणाम ये होता कि वे नष्ट हो जाते। मिलस्टोन टाउन के सभी गैर लड़ाकू एलियन कीटों का भोजन बन जाते और मिलस्टोन टाउन एलियन कीटों के लिए मांस का स्वर्ग बन जाता। लिन युआन के शब्दों ने सभी को चुप करा दिया। केवल मूर्ख थूकने वाला कछुआ अभी भी पानी की तीसरी बाल्टी पी रहा था। ग्रे बीटल खाने के लिए वह हार मानने को तैयार नहीं था, भले ही उसका दम घुट रहा हो। अचानक झांग शियाओबाई ने एक अनुचित ठहाका लगाया। इसके तुरंत बाद उसने अपनी मुट्ठी पकड़ी और आगे बढ़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह विदेशी कीट आयामी दरार एक सामान्य वर्ग 1 है या शिखर वर्ग 1 है। हम कीट ज्वार को मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम केवल तब तक सहन करने जा रहे हैं जब तक कि सुदृढ़ीकरण नहीं आ जाता। झांग शियाओबाई को यकीन नहीं था कि आरोही ड्रैगन सिटी इस आयामी दरार के खुलने को नोटिस करेगी। हालांकि किसी को तो आगे आना था और सभी का मनोबल बढ़ाना था। जियाओ यंग ने झांग जियाओबाई को थोड़ा अतिरिक्त भाव से देखा। ये स्पष्ट रूप से अनुपयुक्त व्यक्ति हमेशा महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान आश्चर्यजनक रूप से विश्वसनीय होता है। झांग शियाओबाई का बयान सुनने के बाद सभी लोग एक पल के लिए चुप हो गए, जब तक कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, चूंकि हम पीछे रह गए हैं इसलिए हमें मौत से डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ कीटों का ज्वार है। मैं सहन करने में माहिर हूँ। डरने की कोई बात नहीं है। भले ही मैं मिलस्टोन टाउन से नहीं हूँ, मैं अपनी जाति को विदेशी कीड़ों द्वारा मारे जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। लड़ो लड़ो लड़ो। धीरे धीरे यह अज्ञात था कि यह अत्यधिक भय के कारण था या किसी निश्चित अविनाशी विश्वास के कारण था। सभी का मनोबल अचानक बढ़ गया। मनोबल को सहारा देने वाली रोशनी का एक चमकदार बिंदु सभी के मनोबल को बढ़ावा देने के साथ मिलकर चमक रहा था। मिलस्टोन टाउन के गिल्ड एलायंस के भीतर एक उज्ज्वल आत्मा उभर रही थी। रात के आसमान के नीचे अदृश्य रूप से एक भव्य आत्मा उत्पन्न हुई और यह इस आयामी दरार से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त थी। रात के आसमान में स्वर्ग का गुंबद एक मूक संवाददाता की तरह था। जब तलवार की आभा हजारों मील तक फैलती थी तो तलवार की रोशनी सभी 19 राज्यों को रोशन कर देती थी। इस क्षण की आस्था और भव्य भावना ऐसी चीज थी जिसकी बहुत से लोग प्रशंसा करेंगे, लेकिन ये हमेशा के लिए स्मृतियों में अंकित हो जाएगी।
जैसे जैसे चमकदार प्रकाश एकत्रित हुआ, ऊर्जा आकाश में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त हो गई। जैसे ही लिन युआन ने उस भव्य भावना को महसूस किया, वह अनायास ही आकाश की ओर देखकर दिल खोलकर हंसना चाहता था। हालांकि उसने जल्दी से अपना ध्यान हटा लिया और इस महत्वपूर्ण क्षण में अपनी सबसे शांत अवस्था में वापस आ गया। विदेशी कीड़े कभी भी चलना शुरू कर सकते हैं। हम विदेशी कीड़ों को मिलस्टोन टाउन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकते। इसलिए हमारे पास एकमात्र विकल्प मिलस्टोन टाउन के बाहर विदेशी कीड़ों से मिलना है। मिलस्टोन टाउन में सिर्फ स्पिरिट क्यूई पेशेवर ही नहीं थे, वहां आम लोग भी थे और वे सभी असहाय थे। अगर उन्हें कीटों की बाढ़ का सामना करना पड़ता तो वे तुरंत कीटों की बाढ़ का भोजन बन जाते। इसके अलावा एक बार जब विदेशी कीड़े मिलस्टोन टाउन में प्रवेश करते हैं तो उन्हें सभी दिशाओं से हमले मिलने लगते हैं और सभी दिशाओं से विदेशी कीड़ों से बचाव करना असंभव हो जाता है। विदेशी कीड़ों के हमलों के कारण उन्हें गठन तोड़ना पड़ता है और हर कोई कीटों के ज्वार से अभिभूत हो जाता है जो उनके लिए भोजन बन जाता है। मिलस्टोन टाउन की शहर की दीवार दो पहाड़ों के बीच बनाई गई थी जो उन्हें जोड़ती थी। चूंकि यह अंतहीन जंगल के बहुत करीब था, इसलिए शहर की दीवारें बहुत मोटी बनाई गई थीं। मिलस्टोन टाउन के बाहर लड़ना और इस शहर की दीवार पर भरोसा करना इसकी ज्वार का विरोध करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प था। लुपिनरू अभी भी लगातार फर्म आर्मर सिल्क क्लथिंग का उत्पादन कर रही थी। ब्लैकी द्वारा स्पिरिट इंजेक्शन के माध्यम से अपनी स्पिरिट क्यूई को फिर से भरने के बावजूद उसकी स्पिरिट क्यूई अभी भी समाप्त हो चुकी थी। स्वयं से सभी आध्यात्मिक शक्ति और आत्मा क्यूई को निकालने और अपने 3 चमकदार रेशम कीट बुनकरों के समन्वय के साथ कड़ी मेहनत करने के बाद सिल्वरफे के साथ लगभग हर आत्मा क्यूई पेशेवर के पास फर्म आर्मर सिल्क कपड़ों का एक सेट था। लुपिनरू का चेहरा अब सफ़ेद चादर की तरह पीला पड़ गया था और उसके गालों पर पसीना बह रहा था। उसने अपने गालों पर लगे पसीने को पोंछा और 2 बड़ी अलमारी उठाने के लिए खड़ी हुई और फिर बड़े कदम आगे बढ़ाए। लिन युआन और एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के चौकड़ी ने नेतृत्व किया, जबकि मिलस्टोन टाउन में रहने वाले स्पिरिट क्यूई पेशेवर पीछे पीछे चल रहे थे। साथ ही साहसिक स्पिरिट क्यूई पेशेवर भी थे जो वास्तव में अंतहीन जंगल में जाना चाहते थे। 1000 से ज्यादा लोग जो मौत की परवाह नहीं करते थे, मिलस्टोन टाउन की शहर की दीवार के नीचे समूह बनाने लगे थे। फर्म आर्मर सिल्क क्लथिंग के दर्जनों कपड़े चमक रहे थे और जब कीड़ों की आवाज़ में दबे हुए थे तो रेशमी कपड़े से एक सख्त एहसास हो रहा था। जैसे ही सभी ने अपनी अपनी जगह बनाई, लिन युआन को अचानक माहौल में तनाव महसूस हुआ। उसने गहरी सांस ली और देखा कि कीड़ों की आवाज़ के स्रोत से कम श्रेणी के विदेशी कीड़े भाग रहे हैं। हर कोई अपने पैरों के नीचे की ज़मीन को लगातार हिलता हुआ महसूस कर सकता था। लिन युआन ने दूर तक देखा और रात के आसमान के नीचे अनगिनत पीले, हरे, लाल, भूरे और अलग अलग तरह के प्रकाश के धब्बे देखे। वे बिल्कुल समुद्र से निकले स्पिन ड्रिफ्ट की तरह लग रहे थे और आश्चर्यजनक गति से ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। प्रकाश के प्रत्येक बिंदु के पीछे एक तेज तर्रार विदेशी कीट था। इस भयंकर कीट ज्वार का सामना करते समय सभी ने अपने परियों को बुलाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित की। युद्ध शुरू होने वाला था। समय कीटों की बढ़ती हुई लहर के कारण मछली जैसी गंध आ रही थी, एक ऐसी गंध जो केवल विदेशी कीटों की ही थी। कीट ज्वार द्वारा लाई गई हवा ने यह गंध मिलस्टोन टाउन के लोगों तक फैला दी। झांग शियाओबाई खुद को ये कहने से रोक नहीं पाए, वाह, ये तो बहुत बदबूदार है। शुक्र है कि मैंने पहले कटार नहीं खाए, वरना मुझे अब उल्टी हो जाती। ऐसा कहते हुए उसने अपने 2 फे को निर्देश दिया। उसका एक फे एक औसत दर्जे का रक्षा प्रकार का फे था, गेल मसल। यह अन्य फे को गेल शील्ड प्रदान कर सकता था और इसमें एक ठोस शारीरिक रक्षा थी। अपनी गति के कारण आंधी हवा के ब्लेड के माध्यम से शक्तिशाली कटौती कर सकती थी। उसका दूसरा परी थोड़ा अजीब था। यह एक इंसान की ऊंचाई का परी था जो काफी सामान्य था, लेकिन यह एक असामान्य खूनी जोंक था। इस गोल्ड ब्लडी जोंक को आमतौर पर पूरा खून सोखने के लिए कितना खून सोखना पड़ता है। झांग शियाओबाई ने लगातार गेल मसल को इस गोल्ड ब्लडी लीच को गेल शील्ड प्रदान करने का निर्देश दिया। फिर उसने इस ब्लडी लीच को पिनरू की कोठरी से फर्म आर्मर सिल्क क्लथिंग की 5 परतें दीं। मैं बाद में अग्रिम पंक्ति में रहूंगा। मेरे परी को विदेशी कीटों से बहुत लगाव है। मेरी गेल शील्ड विदेशी कीटों को काटकर मार डालेगी। नन्हे मसल, बाद में ढालों पर ढिलाई मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें नमक नहीं खिलाऊंगा। मैं तुम्हें मीठे पानी का मसल बनने दूंगा। झांग शियाओबाई अपनी पूर्व अनुचित अवस्था में लौट आया था, लेकिन उसके शब्द बहुत विश्वसनीय थे। उसमें आए परिवर्तन को देखकर शिन यंग को लगा कि अब उसके पास मुट्ठी रखने के लिए भी जगह नहीं है। उस समय लिन युआन और चौकड़ी ने आदेश जारी करना शुरू कर दिया था। गोल्डफिश शिन यंग ने जिस बिल्ली को बुलाया था वह एक बड़ी, शुद्ध सुनहरी बिल्ली थी जिसकी धातु जैसी चमक थी। वह पतली और सुंदर थी। बड़ी बिल्ली 1 मीटर से ज्यादा लंबी थी और उसके पंजे बहुत तीखे थे। शिन यंग चिल्लाए, बिल्ली का रूपांतरण। इस बड़ी सुनहरी बिल्ली पर सुनहरी लपटें प्रज्वलित हुईं और वह तेजी से शिन यंग की ओर झपटी और फिर एक छाया की तरह उसके शरीर में समा गई। फिर शिन यंग का पूरा आभामंडल बदल गया।
उसकी लाल फीनिक्स आंखों एक की काली पुतलियां सुनहरी पतली पुतलियों में बदल गईं। ये पतली पुतलियां सिर्फ बिल्ली प्रजाति के फेकी थीं और बड़ी सुनहरी बिल्ली की तरह ही थीं। शिन यंग के हाथों से तीखे पंजे निकले और उसके सिर पर सुनहरे मुलायम बिल्ली के बाल उगाए। उसके सिर पर 2 सुनहरे बिल्ली के कान भी उगाए। लिन युआन ने जब शिन यंग का परिवर्तन देखा तो वह आहें भरने लगा। ये सच था कि इस टूर्नामेंट के लिए रिजर्व टीम में किसी के पास उत्कृष्ट फे होगा। शिन यंग के फे ने कांस्य में जो विशेष कौशल जागृत किया था वह वास्तव में दुर्लभ परिवर्तन कब्जा कौशल था। यह विशेष कौशल टूल ट्रांसफॉर्मेशन की तरह था क्योंकि यह शायद ही कभी दिखाई देता था। हालांकि परिवर्तन पोजीशन और टूल परिवर्तन अलग अलग थे। बाद वाले के विपरीत, जो कि भाग्य पर निर्भर था, कोई कमजोर परिवर्तन पोजीशन नहीं था। अगर किस्मत अच्छी रही तो बाइक मोटरबाइक में बदल जाएगी, वरना स्केटबोर्डिंग के जूते भी खुले पंजे वाले हो जाएंगे। एक फे के पास परिवर्तन क्षमता थी, एक आत्मा क्यूई पेशेवर फे की युद्ध क्षमताओं के समान था। बिल्ली प्रजाति के फे की युद्ध शक्ति का एक बड़ा हिस्सा जानवर की प्रवृत्ति थी, जिसे शिन यंग ने पूरी तरह से अपनाया था। शिन यंग ने एक हाथ उठाया और उसके तीखे पंजों पर सुनहरी लपटें उठने लगीं, जो रात के आकाश में बहुत शानदार लग रही थीं। हमारे पास बहुत कम लोग और उच्च श्रेणी के लड़ाके हैं, इसलिए गोल्ड फे वाले लोग बाद में परिधि पर हमला करेंगे। सिल्वर और ब्रॉन्ज फे वाले लोग बारी बारी से 2 पंक्तियां बनाएंगे। अगर आगे की पंक्ति में मौजूद लोग टिक नहीं पाते तो पीछे चले जाएं और हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को आपको ठीक करने दें। उनके पीछे वाले लोग तुरंत ही नियंत्रण कर लेंगे। फिर शिन यंग तेजी से सबके आगे निकल गई और उसके पंजों से जमीन पर एक चापसा बन गया। कुछ ही देर में इस रेखा को सीमा मानकर हम एलियन कीटों के शवों को एक ठोस रक्षा पंक्ति के रूप में इस्तेमाल करेंगे। लिन युआन को जल्द ही समझ आ गया कि शिन यंग का क्या मतलब था। वह इस लाइन पर विदेशी कीड़ों को मारना चाहती थी जहां उनकी लाशें ढेर हो जाएंगी। उन्हें बस उन लाशों में एक जगह छोड़नी थी जो अच्छी तरह से बचाव करने के लिए ऊपर की ओर ढेर होती रहेंगी। बेशक ये बचाव केवल विदेशी कीटों तक ही सीमित था। विदेशी कीटों के आयामी दरार के लगातार खुलने से रेडियंस फेडरेशन के फे शोधकर्ताओं को विदेशी कीटों का लगातार विश्लेषण करने और अंततः उनसे लड़ने के कई तरीके खोजने के अधिक अवसर मिले। ये कहने के बजाय कि विदेशी कीड़े बुद्धिमान प्राणी थे, वे एक ऐसी जाति थे जो विकास जारी रखने के लिए सब कुछ निगलने को तैयार थे। निम्न श्रेणी के विदेशी कीट बहुत बुद्धिमान नहीं थे और लगभग असमंजस की स्थिति में थे। वे केवल सहज ज्ञान के अनुसार कार्य करते थे। उच्च श्रेणी के विदेशी कीटों के प्रभुत्व के बावजूद जब उन्हें कई विदेशी कीटों के मांस के प्रलोभन का सामना करना पड़ता है तो निम्न श्रेणी के विदेशी कीट संभवतः इस संघर्षहीन मांस को खा जाते हैं। बेशक उच्च श्रेणी के विदेशी कीड़े भी विकास के प्रति अपने जुनून को रोक नहीं पाए। ये जुनून विदेशी कीड़ों की तरह आयामी जीवन रूपों की हड्डियों और आत्माओं में अंकित था। विदेशी कीटों का विकास पूरी तरह से मांस खाने और मांस से ऊर्जा अवशोषित करने से हुआ। शिन यंग की लाइन श्रेणी 3 के विदेशी कीटों को भी रोक सकती थी तथा उन्हें लाशों को खाने की अनुमति दे सकती थी। ऐसी सहज प्रवृत्ति के कारण ही मिलस्टोन टाउन के लोग इसे विदेशी कीड़ों के खिलाफ एक तेज तलवार के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। इन विदेशी कीटों की खाकर विकसित होने की क्रूर प्रवृत्ति ही उन कारणों में से एक थी जो उन्हें डरावना बनाती थी। ग्रेड वाले सभी विदेशी कीटों ने संभवतः आयामी दरार के दूसरी तरफ बहुत सारी लड़ाइयों का अनुभव किया होगा और अपने साथियों को क्रूरता से खाया होगा। इसलिए ग्रेड वाले लगभग हर विदेशी कीट एक अनुभवी जल्लाद थे। विदेशी कीड़े मिलस्टोन टाउन पर हमला करने जा रहे थे क्योंकि उनकी इकोलोकेशन ने उन्हें यह पता लगाने में मदद की थी कि किस जगह पर सबसे ज्यादा जीव हैं जिन्हें वे खा सकते हैं। जब अंतहीन जंगल की विशाल और खाली परिधि का सामना करना पड़ता है तो निस्संदेह मिलस्टोन टाउन में सबसे ज्यादा मांस ऊर्जा होती है। यही कारण था कि कीटों का ज्वार मिलस्टोन टाउन की ओर उमड़ पड़ता था। लिन युआन ने अपना सिर घुमाकर अपने पीछे खड़े हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को देखा और कहा, हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवरों, चाहे आप कहां से हो या कुलीन, पीछे चले जाएं। घायल लड़ाकू श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को ठीक करने के लिए पीछे से कोई अवसर ढूंढें। मेरे लिए अग्रिम पंक्ति में इतना ही काफ़ी है। मेरा फे सबको ठीक कर सकता है। मिलस्टोन टाउन में जयकार गूंज उठी। लिन युआन के शब्दों ने एक बार फिर इस महत्वपूर्ण क्षण में उनका मनोबल बढ़ा दिया। बहुलक्ष्य उपचार का अर्थ ये होगा कि लिन युआन एक ही समय में कई लक्ष्यों को ठीक कर सकता है और उपस्थित लोगों को उसके उपचार को प्राप्त करने के अधिक अवसर प्रदान कर सकता है। वन आंखें जहां भीतरी कोने नीचे की ओर झुके हुए हैं जबकि बाहरी कोने ऊपर की ओर झुके हुए हैं। लिन युआन जानता था कि मिलस्टोन टाउन की रक्षा करने और कीटों के ज्वार से लड़ने के लिए लोगों का घायल होना और बलिदान होना अपरिहार्य था। हालांकि वह केवल अन्य उपचार प्रकार के आत्मा क्यूई पेशेवरों को पीछे की ओर आवंटित कर सकता था, जबकि वह सामने की पंक्ति को ठीक करता था। इस प्रकार वह उन उपचार प्रकार के आत्मा क्यूई पेशेवरों के अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकता था जो स्वयं का बचाव नहीं कर सकते थे। केवल उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करके ही लोगों को अधिक उपचार प्राप्त हो सकता था।
अपनी क्षमताओं को देखते हुए लिन युआन को भरोसा था कि वह फ्रंट लाइन को ठीक करने में अच्छा काम कर सकता है। दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी जैस्मीन लिली एक काल्पनिक नस्ल थी, अन्यथा वह इतना साहसी होने की हिम्मत नहीं करता। भले ही युद्ध में बलिदान देना पड़े, लिन युआन भी अपनी क्षमता के अनुसार बलिदान को न्यूनतम रखने की पूरी कोशिश करेगा। की ज्वार बस कुछ ही दूरी पर था और सभी परियों ने अपने अपने स्थान ग्रहण कर लिए थे तथा अपने शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए तैयार थे। लिन युआन को अंततः पता चल गया कि भले ही तान रैन को प्यारी बिल्ली के समान परी पसंद थी, लेकिन झांग शियाओबाई ने कहा था कि तान रैन को इस जीवन काल में प्यारी परी नहीं मिलेंगी। तान रान के 5 मीटर लंबे और 3 मीटर ऊंचे 2 विशालकाय परी वहां खड़े थे। एक गोल्ड लावा हिप्पोपोटामस था जबकि दूसरा सिल्वर ग्लूटनी हिप्पोपोटामस था। जब लिन युआन ने तान रैन को देखा, जिसके बाल प्राकृतिक रूप से घुंघराले थे, चेहरा सुंदर था और त्वचा चिकनी थी, तो उसके दिल में एक अनुमान पैदा हुआ। क्या तान रान का परियों के प्रति आकर्षण दरियाई घोड़े परियों के प्रति अधिक है? ये तो बस एक विचित्रता का अंतर था। जब झांग शियाओबाई ने देखा कि कीटों का ज्वार उसके सामने 100 मीटर से भी कम दूरी पर आ गया है और कुछ ही सेकंड में उसके पास पहुंच जाएगा, तो वह और उसका खूनी जोंक तुरंत सबसे आगे खड़े हो गए। तलवार की चमक के साथ झांग शियाओबाई ने अपनी कलाई काट ली, जिससे खूनी जोंक पर तुरंत ताज़ा खून गिरने लगा। फिर उसने चिल्लाया, लिटिल रेड ऑयली प्लाज्मा का इस्तेमाल करो। खूनी जोंक के शरीर से शीघ्र ही चमकदार गहरे लाल रंग के प्लाज्मा की एक परत का स्राव हुआ, जो तेल की तरह चिपचिपा था। तैलीय प्लाज्मा वास्तव में तेज हथियारों और भारी प्रहारों से होने वाली क्षति से बचाव करने की क्षमता थी। इससे पहले कि तेज हथियार खूनी जोंक को काट पाते, तैलीय प्लाज्मा तेज ब्लेड को खिसका देता, और जब कोई भारी प्रहार होता तो तैलीय प्लाज्मा की यह परत कुशनिंग की भूमिका भी निभा सकती थी। बस अब वह इस तैलीय प्लाज्मा का उपयोग विदेशी कीटों को आकर्षित करने के लिए एक उपकरण के रूप में करने लगा। वास्तविक दुनिया कोई खेल नहीं थी। रक्षा प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवरों के पास ताना मारने की क्षमता नहीं थी, जो केवल खेलों में ही मौजूद थी। फिर भी तैलीय प्लाज्मा क्षमता विदेशी कीड़ों के लिए एक ताना मारने की क्षमता की तरह थी। तैलीय प्लाज्मा से रक्त और तेल के मिश्रण के साथ रक्त की मोटी दुर्गंध निकलती थी, जो रात्रि के आकाश में फैलने पर आसपास के विदेशी कीटों को उत्तेजित कर देती थी। तेल और खून की इस दुर्गंध को सूंघने वाले विदेशी कीड़े तुरंत ही खूनी जोंक की ओर दौड़ पड़े। झांग शियाओबाई ने विदेशी कीड़ों की कमजोरी का फायदा उठाया था। जब खूनी गंध ने विदेशी कीड़ों को आकर्षित किया तो वे खूनी जोंक के चारों ओर गेल शील्ड से टकरा गए। खूनी जोंक के शरीर पर गेल शील्ड की 1 दर्जन परतें जमी हुई थीं। इस गेल शील्ड की सतह पर आंधी तेजी से घूम रही थी और उसने ग्रेडलेस एलियन कीटों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हालांकि कई विदेशी कीट लहर दर लहर आगे बढ़े, लेकिन इन दर्जन भर गेल शील्ड परतों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बजाय जब गेल शील्ड ने विदेशी कीटों को टुकड़े टुकड़े कर दिया तो उनकी ऊर्जा खत्म हो गई और वे नष्ट हो गए। गेल शील्ड के दोनों ओर अनेक निम्न श्रेणी के विदेशी कीटों के शवों ने इस ओर के किले का आधा हिस्सा बना दिया था। दोनों ओर विदेशी कीटों की लाशें 3 मीटर ऊंची थीं तथा खूनी जोंक के बीच केवल थोड़ी सी जगह थी। ये देखकर कि इस तरफ किलेबंदी लगभग पूरी हो चुकी है, झांग शियाओबाई ने तुरंत खूनी जोंक को पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। फिर वह किलेबंदी बनाने और कीटों के झुंड के भयंकर हमलों से लड़ने में मदद करने के लिए युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ चला गया। झांग शियाओबाई ने किले की सुरक्षा का जिम्मा मिलस्टोन टाउन के गिल्ड एलायंस के शाखा अध्यक्ष के नेतृत्व में स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को सौंप दिया। दूसरी ओर तान रान के गोल्ड लावा हिप्पोपोटामस ने अपनी गोल्ड क्षमता मेल्टिंग मेंटल का उपयोग किया। गोल्ड लावा हिप्पोपोटामस के सामने की जमीन अचानक से हिलने लगी और काली जमीन धीरे धीरे लाल हो गई। इससे चिलचिलाती गर्मी और लाल रंग की लपटें निकलने लगीं। इस श्रेणी के अंतर्गत भूमि धीमी गति से बहने वाले लावा में बदल गई, जो पिघल गई और अनेक विदेशी कीटों का दाह संस्कार कर दिया। किनारे पर लोलुप दरियाई घोड़े ने उन विदेशी कीटों को काट लिया जो उनके साथियों की लाशों पर कदम रखते थे तथा उन्हें चबाकर निगल जाते थे। विदेशी कीड़ों के रक्त में तीव्र अम्लीय विषाक्तता थी, जो ग्लूटनी हिप्पोपोटामस के लिए कुछ भी नहीं थी। जब लिन युआन ने ग्लूटोनी हिप्पोपोटामस की डेटा जानकारी को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसका विशिष्ट कौशल दिलचस्प था। फे नाम ग्लूटोनी हिप्पोपोटामस। फी प्रजाति दरियाई घोड़ा, बाल रहित घोड़ा। पेट की चर्बी गलाने के लिए 7 टिप्स। कांति में त्वचा चाहते हैं, ऐसा करें। फे ग्रेड रजत 7/10। फे प्रकार जल। फे गुणवत्ता दोषरहित। क्षमताएं दांतों से वार, अपने 5 इंच लंबे तीखे दांतों से लगातार वार। भूख से खाना, लोलुप दरियाई घोड़े हमेशा भूखे रहते हैं और हमेशा लक्ष्य को कुचल कर तेजी से खा जाते हैं। उपवास बम, लोलुप दरियाई घोड़े खाना बंद कर देते हैं और सारी संचित ऊर्जा को बाहर निकाल देते हैं, जिससे ऊर्जा का विस्फोट होता है। विशिष्ट कौशल हानिकारक खाद्य शुद्धिकरण। ग्लूटोनी हिप्पोपोटामस विशेष जबड़े ग्रंथियों के साथ अपने शरीर से सभी विषाक्त और हानिकारक घटकों को शुद्ध करेगा।
ग्लूटनी हिप्पोपोटामस अपने विशेष कौशल का प्रदर्शन कर रहा था और विदेशी कीटों के रक्त से अम्लीय विषाक्तता को छानकर उसे कीटों के झुंड में उगल रहा था। शुद्ध एसिड विदेशी कीटों के कठोर कवच पर छिड़का गया और उनके शरीर को जंग लगने और नर्म होने का कारण बना। भागते समय नर्म कवच वाले ये विदेशी कीट अपने साथियों के कवचों के कारण टुकड़ों में कट गए तथा उनकी हड्डियां गायब हो गईं। शिनयंग ने जल्दी से आसपास के विदेशी कीटों का शिकार किया और उन्हें मार डाला। चाहे वर्ग 1 के विदेशी कीट हों जो कांस्य परी के समतुल्य थे या वर्ग 2 के विदेशी कीट हों जो रजत परी के समतुल्य थे, शिनयंग ने छलांग लगाई और उसके तीखे पंजों ने शीघ्र ही इन विदेशी कीटों को मार डाला। मृत वर्ग 1 और वर्ग 2 के विदेशी कीटों को ज्यादातर सामान्य विदेशी कीटों के झुंड में छोड़ दिया गया, जिससे तुरंत ही अफरा तफरी मच गई। उन निम्न श्रेणी के विदेशी कीटों ने पागलों की तरह उच्च श्रेणी के विदेशी कीटों के मांस को छीन लिया और यही कारण था कि कीट झुंड की प्रगति बहुत कम हो गई। लिन युआन की आत्मा संग्रह गोल्डफिश अभी भी लगातार लू पिनरू की आध्यात्मिक शक्ति की भरपाई कर रही थी, जबकि लू पिनरू अभी भी फम आर्मर सिल्क वस्त्र का उत्पादन कर रहा था। चिमी लिन युआन की तरफ से पहरा दे रहा था क्योंकि लिन युआन तान रैन के पीछे खड़ा था। यह उन विदेशी कीड़ों को मार देगा जो तान रैन की रक्षा की रेखा को पार करते हैं। उसी समय लिन युआन ने अपनी चमेली लिली को बुलाया। चमेली लिली को बुलाया गया तो उसके पन्ने हरे रंग के पुष्प जैद जैसे रंग के थे, मानो पन्ने हरे रंग की धुंध उत्सर्जित कर रहे हों। जैद हरे रंग से हल्की धुंध उठ रही थी, जिसके कारण शीर्ष पर स्थित सामान्य फूल असाधारण दिखने लगा। एक काल्पनिक नस्ल में विकसित होने की प्रक्रिया में लिन युआन की जैस्मीन लिली ने न केवल गुच्छे विकसित किए थे, बल्कि यह फैसिएशन से भी गुजरी थी। एक साधारण सृजन मास्टर भी यह नहीं पहचान सकता था कि लिन युआन ने एक चमेली लिली को बुलाया था। जब चौकड़ी और कई लड़ाकू श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों ने लिन युआन को अपनी जैस्मीन लिली को बुलाते हुए देखा तो उन्हें लगा कि यह परी काफी असाधारण थी। हालांकि किसी ने भी इसे एक काल्पनिक नस्ल होने के विचार पर विचार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कभी सिल्वर फैंटेसी नस्ल के बारे में नहीं सुना था। इसके बावजूद लिन युआन अपनी जैस्मीन लिली की उपचार क्षमता का उपयोग करते समय कुछ अजीब महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। यदि वह चमेली लिली के पुष्पों का उपयोग उपचार के लिए करता तो उपचार प्रभाव वास्तव में बहुत अधिक मजबूत होता। हालांकि उपचार करते समय मोहित भागों द्वारा उत्पन्न खुशी की भावना युद्ध के बीच में लड़ाकू श्रेणी की आत्मा क्यूई पेशेवरों के लिए घातक थी। अगर खुशी की ऐसी भावना उन्हें घेर लेती और वे उसमें लिप्त हो जाते तो निकट आने वाले विदेशी कीड़े उन्हें चीरकर अलग कर देते। इस प्रकार लिन युआन केवल चमेली लिली के सबसे ऊपरी फूल का उपयोग कर सकता था, जिसे अभी तक सामने की रेखा को ठीक करने के लिए फैसिएशन से गुजरना बाकी था। शिनयंग ने कीटों के झुंड में उच्च श्रेणी के विदेशी कीटों को मार डाला था और अपरिहार्य रूप से अन्य विदेशी कीटों ने उस पर आक्रमण कर उसे घायल कर दिया। लेकिन हर बार जब शिनयंग घायल होती तो उसे एहसास होता कि उस पर हमेशा हरे रंग की रोशनी की किरण चमकती रहती है। हरे रंग की रोशनी में बढ़ती हुई ऊर्जा उसके घावों को सिर्फ एक बार घुमाने से ही ठीक कर सकती है। जबकि झांग शियाओबाई का खूनी जोंक कई विदेशी कीटों का प्रतिरोध कर रहा था, विदेशी कीटों के हमलों के कारण उसका तैलीय प्लाज्मा फीका पड़ गया था। कीटों के आक्रमण के सागर में निम्न श्रेणी के विदेशी कीटों के कांटों और तीखे दांतों से घायल होना अपरिहार्य था। उस समय खूनी जोंक पर कई घाव थे और घावों से निकलने वाला तरल पदार्थ उसके शरीर को लगभग भिगो रहा था। जैसे ही झांग शियाओबाई को लगा कि खूनी जोंक अब और नहीं टिक सकता, उसके शरीर पर हरे रंग की रोशनी की किरण चमकी। हरी रोशनी ने खूनी जोंक को तेजी से अपनी ताकत वापस पाने में मदद की और उसके घाव भर दिए। जब फ्रंट लाइन के लड़ाकू श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवर सबसे कठिन समय से गुजर रहे होते थे तो ये हरी रोशनी की किरणें हमेशा जीवन शक्ति से भरी आशा लेकर आती थीं। लिन युआन के उपचार की मात्रा या उसके उपचार के समय पर नियंत्रण के बावजूद फ्रंट लाइन पर मौजूद लोगों को मन की शांति महसूस होती थी। यदि ये तथ्य न होता कि कीटों के ज्वार से बचाव के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो जिन लोगों को लिन युआन ने ठीक किया था वे शायद उसे अंगूठा दिखाना चाहते। यद्यपि लिन युआन वास्तव में इस खतरनाक कीट ज्वार के दौरान पहली बार अन्य आत्मा क्यूई पेशेवरों को ठीक कर रहा था, लेकिन उसने बिना घबराए शांति से और बिना किसी जल्दबाजी के काम किया। हर बार सबसे ऊपर का चमेली लिली फूल 8 हीलिंग किरणें उत्सर्जित करता था, जो कि लिन युआन द्वारा किया गया सबसे अच्छा प्रयोग था। अन्यथा बहुत अधिक हीलिंग किरणें उसे सही हीलिंग प्रभाव प्राप्त करने की अनुमति नहीं देतीं। अगर वह बहुत ज़्यादा हीलिंग बीम छोड़ता तो इससे हीलिंग ओवरफ्लो हो जाता। ऐसी स्थिति में जहां हीलिंग की कमी थी, कोई भी हीलिंग ओवरफ्लो एक असहनीय गलती थी। इसके बाद लिन युआन ने अग्रिम पंक्ति के लोगों को ठीक करने के लिए 8 उपचार किरणों की आवृत्ति का अनुसरण किया। समय समय पर वह पीछे की ओर मुड़कर उन उपचार प्रकार के आत्मा क्यूई पेशेवरों के बोझ को कम करने में मदद करता था। जब भी पीछे लड़ाकू श्रेणी के आत्मा क्यूई पेशेवर होते थे जो गंभीर रूप से घायल हो जाते थे और उन्हें युद्ध से पीछे हटना पड़ता था, तो लिन युआन उन्हें ठीक करने के लिए जैस्मीन लिली के मोहक फूलों का उपयोग करता था।
लेकिन हर बार जब वह उन्हें ठीक करता तो ये लड़ाकू श्रेणी के आत्मा क्यूई पेशेवर अनियंत्रित रूप से अजीब आवाजें निकालते, जिससे कि ज्वार के खिलाफ लड़ाई कुछ हद तक विचित्र लगती। झांग शियाओबाई ने अपने होठों को दबाया और जब उसने ये अजीब आवाजें सुनी तो वह बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं सका। क्या वे वास्तव में विदेशी कीड़ों द्वारा घायल होने पर इतने खुश हैं? जब भी मैं शिनयंग से पिटता हूं तो मुझे यह महसूस क्यों नहीं होता? अगर यह खुशी है तो शिनयंग विदेशी कीड़ों से कैसे अलग है? झांग शियाओबाई की बातें सुनकर शिनयंग, जो ग्रेड के साथ विदेशी कीड़ों को मार रही थी, उसके दिल में आग भड़क उठी। विदेशी कीड़ों को बहुत तीव्रता से मारने के बावजूद उसका थका हुआ शरीर और उसकी गति तुरंत ठीक हो गई। बिल्ली रूपांतरण के बाद शिनयंग ने अपने तीखे पंजों से लगातार खरोंचकर विदेशी कीड़ों को पहले से भी अधिक प्रभावी ढंग से मार डाला। लिन युआन ने पाया कि उपचार प्रकार के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों में स्पिटिंग टर्टलडोव वाले व्यक्ति ने वास्तव में एक बड़ा बदलाव किया था। अपनी सकल क्षमताओं के बावजूद स्पिटिंग टर्टलडोव की चिपचिपी लार रक्तस्राव को प्रभावी ढंग से रोक सकती है। मूल रूप से लड़ाकू श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवर जो पीछे चले गए थे और अग्रिम पंक्ति में वापस आ गए थे, उन सभी के पास स्पिटिंग टर्टलडोव की चिपचिपी लार थी। अपने ठेकेदार के दबाव में आकर थूकने वाले कबूतर ने पागलों की तरह अपनी लार थूकी। अब उसे बहुत पछतावा हो रहा था। अगर उसे पहले पता होता कि उसे इतनी लार थूकनी पड़ेगी तो वह एक बाल्टी पानी और पी लेता, भले ही उसे स्वादिष्ट ग्रे बीटल न मिले। यदि थूकने वाला कबूतर बोल सकता तो शायद वह उछलकर चिल्लाता, मेरे पास सचमुच लार की एक बूंद भी नहीं बची है। लगभग 20 मिनट के बाद विदेशी कीड़ों के मांस से बनी एक रक्षात्मक रेखा मूलतः निर्मित हो चुकी थी। उसी समय ठोस रक्षात्मक रेखा से एक हिंसक दुर्घटना की आवाज गूंजी। कुछ काले कांटे विदेशी कीटों के मांस के ढेर की इस रक्षा पंक्ति को भेदते हुए अंदर घुस गए, जिससे प्रभाव के कारण एक छेद बन गया। कांटों से भरे शरीर वाला एक विशाल काला भरिंग रक्षा पंक्ति पर खड़े उस विदेशी कीट के मांस को तेजी से खा रहा था, जिसे गिरा दिया गया था। ये काला भरिंग 3 श्रेणी 3 के विदेशी कीटों में से एक था। यह एक श्रेणी 3 का कांटा भरिंग था। श्रेणी 3 का विदेशी कीट अंततः कीट ज्वार के बीच दिखाई दिया। विदेशी कीड़े वास्तव में लालची थे और इस लालच का मतलब था मांस की उनकी इच्छा। स्वाभाविक रूप से क्लास 3 स्पाइकी बीटल कोई अपवाद नहीं था। स्पाइकी बीटल सबसे ज्यादा उत्साहित था। वहां ढेर सारे कीड़ों के शव जमा होने के कारण स्पाइकी बीटल इस स्वादिष्ट दावत का मजा लेने से खुद को नहीं रोक सका। शिनयंग की अभिव्यक्ति कड़वी हो गई। उसने अपने शरीर में आत्मा क्यूई को प्रसारित किया और उसके पीछे एक सुनहरी बिल्ली जैसी परिछाया दिखाई दी। उसने तान रान और झांग शियाओबाई की तरफ एक नज़र डाली। उन्होंने एक दूसरे को देखा और तुरंत मिलकर अपने फे को हमला करने और स्पाइकी बीटल का ध्यान आकर्षित करने का आदेश दिया। खूनी जोंक और लावा दरियाई घोड़े को देखकर स्पाइकी बीटल फुफकारने लगा। खूनी जोंक और लावा दरियाई घोड़े के भीतर की शक्ति को महसूस करते हुए वह खुद को नहीं हारा, बल्कि उन पर टूट पड़ा। इसके नुकीले कांटों वाला खोल, जिसमें जबरदस्त ताकत थी, स्पाइकी बीटल के हमले का सबसे अच्छा साधन था। स्पाइक्स की प्रवेश शक्ति जबरदस्त ताकत के साथ मिलकर उन्हें स्पाइक्स के समान मोटाई वाली स्टील प्लेटों को भेदने की अनुमति देती थी। स्पाइक्स की जबरदस्त ताकत के कारण शक्ति का विस्फोट वास्तव में भयानक था। उस समय शिनयंग ने अपने पीछे की सुनहरी बिल्ली की छाया को अपने पंजों में दबा लिया। उसने अपनी पूरी ताकत से स्पाइकी बीटल पर हमला किया और उसके सबसे कमजोर हिस्से पर वार किया, उसकी गुदा। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को